अच्छा, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जैकेट मोटा है ना, 0 डिग्री वाला जैकेट अगर कोई ऐसे टेम्परेचर पहने। उसका देखो, उसका फेस देख के। गुड इवनिंग वर्मन। गुड इवनिंग कोनिका। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली आज का क्लास जो है बेसिकली कंपनी लॉ पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी लॉ का बेसिक्स चल रहा है अभी, एडवांस लेवल में बाद में जाएंगे। लेकिन बेसिक्स हो या एडवांस, ये फाउंडेशन लेवल में भी, स्पेशली सीए फाउंडेशन में तो पूरा बेसिक्स से में पूरा ध्यान है। बाकी सीए में, इंटर में भी पूरा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, और सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, इनका तो पूरा बेसिक से लेके एडवांस पूरा चीज में ही क्वेश्चंस एग्जाम में होता है। तो आप लोगों को ए टू जेड हर चीज जानना है। बाकी जिनका जिनका फाउंडेशन लेवल में, सीएस एंट्रेंस में भी बेसिक लेवल में ही होता है, तो जिनका जिनका फाउंडेशन का भी एग्जाम है वो बेसिक्स करने के बाद उनका स्टॉप हो जाएगा, बाकी लोगों का गाड़ी चलता जाएगा, ठीक है। चलो, तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सर। और बेसिक्स में ये क्लास लास्ट एक हुआ था ना, एक क्लास हुआ था कंप्यूटर लॉ का, है ना सर। तो उसमें बेसिकली मैं भी इसमें बेसिक लेवल में मेनली दो चीज आता है। एक है सर आपका प्रिलिमिनरी, जिसमें डेफिनेशंस है, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसको मैं यहाँ पर ऐसे चैप्टर करके बोलता हूँ। किसी किसी केस में हो सकता है कि एक ही चैप्टर के अंदर प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन एक साथ देके रखा है, डजेंट मैटर। कंपनी लॉ एक एक्ट है, किताब में अलग अलग तरीके से दे सकता है। हमें बस सेक्शन वाइज, कंटेंट वाइज जाना है, मैंने टॉपिक वाइज जाना है कि भाई हमें कंपनी लॉ का ए टू जेड जानना है, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूट का चीज नहीं है। ना तो ये सीए इंस्टीट्यूट का चीज है, ना तो ये सीएमए वाले का है, ना ही ये सीएस का है, और ना ही किसी एलएलबी का है। ये गवर्नमेंट का है। किसका है? गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है। ये चीज आप लोग गांड बांधो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो ये लॉ बनाता है, और वो लॉ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए एलएलबी, आप सबको जानना होता है। आप लोग इस एंगल से पढ़ाई करो, ठीक है। इंस्टीट्यूट का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बस एग्जाम कंडक्ट करेगा, आपको जाके एग्जाम क्लियर करके आना है, और उसके बाद आपका जो भी प्रोफेशन होगा आप जाके प्रैक्टिस करना चालू कर देना। काम वही है कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। अब कॉर्पोरेट लॉ का भी तो तरीका होता है, जैसे सवाल जब उठा तो एक सवाल का जवाब दे देते हैं, खुद ही सवाल उठाया खुद ही जवाब देते हैं, ठीक है। सर, जो लोग एलएलबी करते हैं, ये भी आजकल कोर्स बना हुआ है कि एलएल कॉर्पोरेट लॉ पे एलएलबी भी होता है स्पेशली, ठीक है, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ को फोकस करके। और ये कॉर्पोरेट लॉ सीएसईएस सीएमए वाले भी कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली, ये कंपनी लॉ का सबसे ज्यादा अगर काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का है तो वो कंपनी सेक्रेटरी का है। इसका मतलब सीएस सीएमए वाले का क्या मन में चल रहा है, सर फिर हम लोग को इतना क्या फोकस नहीं करते, सीएस वाले से तो हमको ही कंपनी लॉ करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉ, जो कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, और एक जो लॉयर है जो, वो भी कॉर्पोरेट लॉ जानते हैं, तो फिर दोनों का काम का तरीका अलग है थोड़ा सा, दोनों ही जानेगा। लॉयर का काम क्या होता है, वो कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट में या फेवर में लड़ाई लड़ता है। और कंपनी सेक्रेटरी किसी लड़ाई करने के लिए मेनली नहीं है, मतलब कोर्ट में जाके केस सॉल्व करने के लिए मेनली उसका फंक्शन नहीं है। उसका फंक्शन क्या है, वो कंपनी का सारा लीगल मैटर देखभाल करता है, ताकि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, अच्छा, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंपनी लॉ के उतना ही नॉलेज रखते हैं जितना कंपनी सेक्रेटरी रखते हैं। हाँ, अगर कॉम्पिटेटिवली देखा जाए तो सीएमए का कंपनी लॉ का एक्सपोजर थोड़ा कंपेरेटिवली कम है। बेसिक एक्सपोजर पूरा है, लेकिन डेप्थ एक्सपोजर कंपेरेटिवली सीएमए को कम दिया गया है, ठीक है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को उतना ही एक्सपोजर दिया गया है जितना एक नॉर्मल लॉयर भी करते हैं। लेकिन एज ए कंपनी लॉ स्टूडेंट, जब भी आप कंपनी में काम करते हो आपका काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सीएमए को भी आजकल कंपनी लॉ का नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि वो भी कंपनी में एक चार्टर्ड का ही रोल प्ले करता है। तो अगर आप अच्छे से नॉलेज रखोगे तो कंपनी को प्रॉब्लम से बचा सकते हो, सबसे बड़ा बात यही है। ये जो पेटीएम का शेयर को लेके सब एकदम मातम बना के रखा है,
इसमें भी लीगल प्रॉब्लम हुआ था। कल जीएसटी क्लास जो करते हो, जीएसटी क्लास में वही चीज कल बता रहा था, जिन लोगों का जीएसटी क्लास होता है, कि वो पूरा लीगल मैटर है, कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज हुआ है, और कंप्लायंस इश्यूज के कारण आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस को छीन रहा है, और 29 फरवरी तक लास्ट डेट दिया है। उसके बाद से वो और कोई नया डिपॉजिट्स कुछ भी वो ले नहीं सकता, जो है यूज करके 29 फरवरी तक खत्म कर दो, इस तरह का डिसीजन दिया है। तो पेटीएम का शेयर 20-40% में गिर गया है, 700 के आसपास चल रहा था, अभी 400 समथिंग, 450 में चल रहा है। चलो, उसको अच्छे से पता है, दुख है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं लोगों को बोल बोल के खरीदवाया था। हाँ, एनसीएलटी में कंपनी को नॉर्मली देखो, कंपनी सेक्रेटरी खुद भी लड़ सकता है अगर उसको नॉलेज है तो, क्योंकि लॉ लड़ने का ऐसा कोई परमिशन से कि आपको एलएलबी करके ही आना है ऐसा, तभी आप लॉ लड़ सकते हो। नॉर्मल कोर्ट में कोई नॉर्मल इंसान भी लड़ सकता है, अगर वो डेकोरम पता हो तो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली, अब देखो, दोनों चीजों का एक अलग अलग एरिया है। जो बंदा लॉयर होते हैं, प्योर लॉयर होते हैं, उनको पता होता है ना कि कोर्ट में जाके कैसे क्या होता है। अब कंपनी सेक्रेटरी को ये ट्रेनिंग नहीं मिलता है सर। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंपनी के बिहाफ में सारा काम करता है। अब मानो, जैसे मानो कि ये कंपनी सेक्रेटरी है और मानो ये कंपनी लॉयर है। अब ये आउटसाइडर है, ये कंपनी के अंदर है, ठीक है। जब कंपनी के अगेंस्ट में कोई प्रॉब्लम आता है, अब दोनों मिलके काम करता है। ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कंपनी को वही करेगा, लेकिन कंपनी का सारा मैटर का जो नॉलेज है सब इनके पास है। मतलब ये तभी केस लड़ सकता है जब ये प्रॉपरली इनको सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज तुम कैसे केस लड़ो? तुमको कंपनी के बारे में क्या पता? कुछ नहीं पता, सब कुछ इनको पता है। मानो मैं कंपनी का ओनर हूँ, लेकिन मेरे को लीगल बातें, अरे भाई मैं बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस करने के टाइम पे कौन इतना लीगल चीजों पे ध्यान देता है? हमको तो बस प्रॉफिट चाहिए। बिजनेसमैन का क्या है, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। जो लीगल मैटर संभालते हैं उनका काम क्या होता है? सर, प्रॉफिट के चक्कर में ये लीगल मैटर में आप मुश्किल में पड़ जाओगे, तो वो सावधान करेगा, ठीक है। और फिर हम भी बोलेंगे ठीक है, आप देख लेना, कुछ भी गड़बड़ होगा तो देख लेना, सब बता देना। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी का काफी बड़ा रोल प्ले होता है। अब ये सब नॉलेज धीरे धीरे मिलता जाएगा, पहले बेसिक्स को एकदम ठीक करते हैं, ठीक है सर। तो बेसिक्स गुड में, यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। विक्रम का क्या हो गया? हिस्ट्री डिलीट करके ट्राई कर, सबको लाइसेंस दूंगा। अच्छा ना, सुबह भी एक प्रॉब्लम होता है। एक सेकेंड सर, देखो, तो फिर पॉइंट है कि प्रिलिमिनरी लेवल में आप लोगों को क्या नॉलेज लेना चाहिए, ये इसके बारे में मैं लास्ट दिन हल्का आइडिया दिया था कि कंपनी लॉ क्या है, क्या मतलब कितना सेक्शंस इसके अंदर आता है, ठीक है। एक वीक में शायद नहीं हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली। इसमें ओवरऑल 470 सेक्शंस है सर। ओवरऑल कंपनीज लॉ में 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स हैं। तो 470 सेक्शन और 29 चैप्टर जो जानेगा वो कंपनी लॉ में एक्सपर्ट बन जाएगा। यही बात है, सिंपल बात है। अब कई बार क्या होता है, फाउंडेशन में तो सब चीज का एक ओवरव्यू देते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और फाइनल मिला के सारा सेक्शंस को कवर किया जाता है, या इंटरमीडिएट फाइनल मिला के सारा सेक्शंस को कवर किया जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट 50-60% तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। कम कुछ नहीं है, कम कुछ नहीं है। 470 सेक्शन पूरा पढ़ना। हाँ, मतलब फाइनल जाते जाते आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना तो पड़ेगा। सीएस का तो कोई जगह नहीं है सर, उसको पूरा है। वो फाइनल जाते जाते सारा पढ़ेगा, सीए को भी सारा पढ़ना है, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि चलो सीएस सीएमए का बात छोड़ो, कंपनी लॉ में फोकस करो। अब पॉइंट इज दैट कि इसमें मैं ये भी बताया था कि कंपनी लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल होते हैं, पूरा देश में एप्लीकेबल है या नहीं है, इस तरह का भी बात हुआ था। फिर कुछ स्पेशल बिजनेस वाइज भी बात हुआ था। जैसे मानो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो बैंक भी है, जो बैंक भी है और उसके साथ साथ कंपनी भी है, बैंक भी है और उसके साथ साथ कंपनी भी है। तो हाँ, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है,
ये कंपनी भी है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इसके साथ साथ उसका जो कल का जो अगर तुम उसका रिकॉर्ड देखोगे तो उसका प्रॉब्लम था कि वो उसका जो मेन समस्या हुआ था वो है कि वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया था। सेक्शन 35 ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। ठीक है, अब आप लोगों का बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है क्या? फिलहाल तो नहीं है, फाइनल में किसी किसी का होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल में जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सीएस वाले को मे भी पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, सो अब बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पेटीएम ने फॉलो नहीं किया। तो पॉइंट उठा था, लास्ट दिन भी बोला था कि बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। इसका मतलब ये था कि नॉर्मली कंपनीज होगा तो कंपनी लॉ फॉलो करना ही है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप कंपनी हो तो कंपनी लॉ तो फॉलो करना ही है, लेकिन अगर आप कंपनी हो साथ में आप बैंक भी हो तो आप पहले बैंक हो कि पहले कंपनी हो? सर बैंक। पहले बैंक फिर कंपनी, वेरी गुड सर। आप पहले बैंक हो, आपका बिजनेस क्या है? बैंक है। उसके बाद आपका बैंक कंपनी है। तो क्योंकि आपका बिजनेस का मेन क्राइटेरिया बैंक है, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको बैंकिंग बिजनेस में आना होता है ना वो पहले अपना बिजनेस बनाता है, फिर उस बिजनेस के लिए कौन सा, देखो नॉर्मल बिजनेस के लिए मैटर नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का बात नहीं कर रहे, ये वो बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसपे लिए अलग से स्पेशल लॉ है। पहले वो उसके लिए जो स्पेशल लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाके वो कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा। तो जहां पर दोनों में क्लैश होगा वो अपना पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करेगा। माने जहां पर भी मतलब ऐसे होगा कि कंपनीज एक्ट ओवरराइड कर रहा है बैंकिंग लॉ, तो किसको फॉलो करेगा? पहले बैंकिंग लॉ देखेगा, उसके बाद वो बातचीत करके उसको सॉल्व किया जाएगा। कोशिश तो देखो करता हमेशा गवर्नमेंट चाहता है कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन क्या है ना, रोज रोज अगर नया नया मुद्दा सामने आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्या है ना, नया नया वो बोलते हैं ना, ये फिर से कौन सा नया समस्या आ गया, तो नया समस्या तो हम लोग कोई पैदा थोड़ी करते, वो आ जाता है। शायद पहले ऐसा कोई किया नहीं था, तो जब पहले कोई किया नहीं था तो उस मुद्दे के बारे में शायद लॉ ने पहले लिखा नहीं था। अब लोगों का दिमाग है कि कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, जैसे कल बता रहा था ना कि कॉम्प्लेक्सिटी जितना बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम उतना बढ़ता जाएगा। तो आई होप की बात समझ में आया। तो इस तरह से ये सब बात लास्ट क्लास में हुआ था, एक ही क्लास हुआ था इसका, उसमें ही सब मैं बोला था कि जहां पर आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है लेकिन साथ में आपका जो स्पेशल लॉ है वो भी आपको कहीं पर क्लैश करता है, तो उसमें आपका लॉ को भी आप पहले देखो, बाद में आप कंपनीज लॉ को देखो। इसके साथ साथ सिर्फ बैंकिंग के केस में नहीं है, मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला था। इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। ठीक है, जैसे कि मानो कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जो अपना कोलकाता वाला जो है, या फिर मानो अदानी ट्रांसमिशन जो बॉम्बे में इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, ठीक है, रिलायंस का भी है रिलायंस ट्रांसमिशन। तो इस तरह का जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम करते हैं, या फिर WBSCDCL, ऐसे वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये इस एरिया, ये जो लाइट जल रहा है ये कलकत्ता का नहीं है। हाँ ये कलकत्ता का नहीं है, तो सॉल्ट लेक में रहते हैं, तेरा कलकत्ता है। तुम कहाँ रहते हो? नारायणपुर में, वहां पर WBSC है। तुम्हारा भी WBSC है। वो लेक टाउन में रहते हैं, उसका CAC है, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई। वो दमदम में रहते हैं, उसका भी CAC है। सर आपको सब पता है? हाँ हो सकता है कि उल्टा साइड में कैलकाटा सप्लाई आ चुका है, मे भी हो सकता है, एग्जैक्टली पता नहीं। तो पॉइंट इज दैट कि कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कंपनी है, WBSC भी कंपनी है, लेकिन WBSC इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं वो गवर्नमेंट का है, बट WBSC स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बट कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राइवेट है, संजीव गोयनका का है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो सकता है, ऐसा कोई बाधा नहीं, लेकिन ये WBSC-DCL जो है ये लिस्टेड नहीं है। तो बात ये हो सर, लेकिन कंपनी ये भी है। तो क्वेश्चन उठती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के साथ कंपनीज एक्ट में क्लैश होगा तो पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो करेगा, बाद में कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस के केस में भी हो सकता है, जैसे मानो LIC आई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल के एक्ट होता है, IRDA एक्ट। ठीक है, ये सब बात किया था सर लास्ट क्लास में। तो वहां पर भी यही चीज की, जहां पर इंश्योरेंस एक्ट के साथ नॉर्मल कंपनीज एक्ट का कोई क्लैश होगा वहां पर कंपनीज को बाद में फॉलो करेंगे, बाद पहले IRDA को फॉलो करेंगे। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो ये सब बात तो हुआ था सर। फिर हम लोग बोले थे कि आप लोगों को अभी धीरे धीरे मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा, जैसे सारा डेफिनेशन ना सेक्शन 1 में बोला है। कहाँ बोला है सर? सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में सारे के सारे डेफिनेशंस को दिया गया है।
फिर मैं धीरे धीरे प्रोस्पेक्टस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब मैं ना ये यहाँ पर अभी जो मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूंगा, ये डेफिनेशन से आपको क्या पता लगता है कि अलग अलग बात करूंगा। डेफिनेशंस का कोई ऐसा कोई रैंडम मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं है यहाँ पर, जैसे कि एबीसीडी करके दिया है, मतलब क्रोनोलॉजिकली ए में जितना सारा है वो दे दिया। मतलब ये इसको ना आप डेफिनेशंस भी बोल सकते हो, और इसको ना आप और एक नाम से भी बोल सकते हो। इसको आप बोल सकते हो कि टेक्निकल टर्म्स, या फिर आप ऐसे बोलो जार्गन। क्या बोलते हैं? जार्गन। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। जान लो, क्योंकि ये सब वर्ड यूज होता है धीरे धीरे, नहीं तो बोलो जार्गन क्या होता है। ठीक है, तो सुन लो। तो जार्गन माने टेक्निकल वर्ड, तो ये सब वर्ड कंपनीज एक्ट में यूज होता है। तो लास्ट दिन मैं आपको प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशंस पढ़ाया था। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को बोला है। सेक्शन 2 में, 1 में क्या था कि वो कंपनीज एक्ट का मतलब कहाँ अप्लाई होता है नहीं होता है, ये सेक्शन 1 में बोला है। ये देखो सेक्शन 1 में क्या बोला है, कंपनी का टाइटल एक्सटेंड कहां तक है होल ऑफ इंडिया में, कमेंसमेंट सेक्शन 1 में ये भी बोला है। सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट डेट्स थ्रू नोटिफिकेशन। सबसे पहले सेक्शन 1 आया, उसके बाद बाकी सेक्शंस धीरे धीरे आया। ठीक है, फिर एप्लीकेशंस कहाँ होता है, कंपनी में होता है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल आते हैं, एंटिटीज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है कि भाई यहाँ भी अप्लाई करना है, वहां पर भी कंपनी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कंपनी लॉ का यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां जहां बिजनेस है वहां वहां कंपनी है, और जहां जहां कंपनी है वहां वहां कंपनीज एक्ट है। बात को समझे सर, जहां बिजनेस है वहां कंपनी हो जाता है। अच्छा, हर बिजनेस कंपनी है? सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है, नॉर्मल पार्टनरशिप हो सकता है, फिर आपका क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है ना, एनपीओ हो सकता है। तो हर बिजनेस कंपनी नहीं है, लेकिन जहां पर भी बिजनेस प्रॉफिटेबल कारण में हो रहा है और वो कंपनी है, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, वो हर जगह में हमें क्या अप्लाई करना है, कंपनीज एक्ट अप्लाई करना है। तो यही चीज यहाँ पर बोला है सेक्शन 1 में कि कहां तक ये फैला हुआ है। सेक्शन 1 का केस समझ में आ गया सर, कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 यही चीज बताता है, उसका टाइटल, उसका एक्सटेंशन, उसका नोटिफिकेशन कब आया है, कहाँ मतलब नेक्स्ट डेट क्या क्या, किसके बाद किस तरह से आया है, और कहाँ तक इसका एप्लीकेशन है, ख्याल रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें बट यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेक्शन 2 जो है वो सारा डेफिनेशंस को लेकर डील करता है। ठीक है, सेक्शन of the act unless there be anything repugnant in the context, section 2 state that in this act unless the context otherwise requires। मैंने बेसिकली अब आगे आके सारा डेफिनेशंस को एक एक करके आपको मैं अभी समझाऊंगा। सेक्शन डेफिनेशंस बोलते बोलते काफी सारा इधर उधर का बात होगा। इधर उधर का बात माने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं रे बाबा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों करेंगे। जैसे ये प्रोस्पेक्टस, मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, लास्ट दिन मैं प्रोस्पेक्टस बोला था, और आप लोगों को मैं प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। चलो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये वाला लैपटॉप में सारा प्रोस्पेक्टस मेरा डाउनलोडेड नहीं है, दूसरा वाला लैपटॉप में, नहीं तो मैं कंप्यूटर से ही दिखा देता। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेवी के साइड में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा सर, सेवी के साइड में, फटाक से देखना सर। ठीक है, देखो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए आ रहा है, ध्यान से देखना। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए आ रहा है, जैसे इटालियन एडिबल्स लिमिटेड। ठीक है, प्रैक्टिकल सेंस है। अब ये इसको बोलते हैं आईपीओ, क्या बोलते हैं इसको, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। थैंक यू सर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में जब भी कोई कंपनी लिस्टेड मतलब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए आते हैं, तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च करता है। क्या लॉन्च करता है, प्रोस्पेक्टस लॉन्च करता है। तो प्रोस्पेक्टस का भी टाइप है, प्रोस्पेक्टस एक चैप्टर भी है। ठीक है, नॉर्मली जो एडवांस कंपनी लॉ पढ़ेगा उसमें प्रोस्पेक्टस चैप्टर पूरे डिटेल्स में पढ़ाएंगे सर, वो एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इंटर एंड फाइनल लेवल में पूरा प्रोस्पेक्टस डिटेल्स पे पढ़ाया जाता है, पढ़ाऊंगा आगे आगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर हम लोग प्रोस्पेक्टस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टस माने जैसे आप लोग कॉलेज में एडमिशन करने से पहले कॉलेज के बारे में जानते हो, सिमिलरली कंपनी लेवल में प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के प्रोस्पेक्टस के बारे में जानो। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही यहाँ पर प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होते ही यहाँ पर एक जमा हो गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे ये ओपन हो गया, अब यहाँ पर कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस। फिर नीचे क्या लिखा है,
प्लीज रीड सेक्शन 26 एंड 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखा, तो ये प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत ये इसको एक्चुअली बनाया गया। और ये प्रोस्पेक्टस ऐसे ही नहीं बन गया, मतलब कंपनी मार्केट से पैसा रेज करेगा तो पैसा रेज करने के लिए उसको लॉ फॉलो करना है। बिना लॉ का कुछ नहीं होता दुनिया, मतलब हमारे देश में, दुनिया का पता नहीं ठीक है, इंडिया का बात करें, ठीक है, तो बिना लॉ का नहीं होगा। तो इसमें देखो ये इटालियन एडिबल्स लिमिटेड, मुझे नहीं पता, ठीक है, ये क्या करता है, अब पढ़ने से पता लगेगा। ठीक है, ये देखो टोटल कितना फ्रेश इशू करने के लिए आ रहा है, ये सारा बात इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इशू प्राइस क्या है, कितना एग्रीगेटिंग अमाउंट उठाना चाहता है मार्केट से। अब मैं क्या अभी प्रोस्पेक्टस पढ़ाऊंगा क्या आप लोग? नहीं, अभी प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ाऊंगा, दिखा रहा हूँ कि लॉ में किस तरह से इसका यूज होता है। ये सब पढ़ाता हूँ, कहाँ पढ़ाता हूँ? शेयर मार्केट के क्लास में पढ़ाता हूँ। और कहाँ पढ़ा सकता हूँ? फाइनेंस के क्लास में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, जब कंपनीज एक्ट में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, काफी सारी चीजें पढ़ना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, ये देखो यहाँ पर किसका नाम लिखा है? मिसर्स सुनीला कालरा। ठीक है, ये तो कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है, कंप्लायंस ऑफिसर। तो इतना समझ लो कि ये सारा के सारे काम कंपनी सेक्रेटरीज ड्राफ्ट करते हैं, इनका रोल प्ले है इसमें। अच्छा, इसमें और एक चीज देखो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको लीड मैनेजर टू द इशू बोलते हैं। माने लीड मैनेजर माने ये इनको जितना पैसा चाहिए, अभी आपको जो दिखा रहा था ना, ये पैसा रेज करने का काम ये सब कंपनी करता है। ये जो फर्स्ट, हाँ, ये पैसा रेज करेगा, माने कंपनी को चाहिए पैसा, और इस पैसे को रेज करने में ये बंदा हेल्प, ये कंपनी हेल्प करेगा। हाँ, थर्ड पार्टी, इसको इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में अंडर राइटर्स बोलते हैं, मार्चेंट बैंकर बोलते हैं, मार्चेंट बैंकर या अंडर राइटर। इसके ऊपर अलग से अकाउंट्स भी होते हैं, मैम कराएंगे, अंडर राइटर इशू बोल के। एडवांस लेवल में है या तो फाइनल में, इंटरमीडिएट में ही करा जाता है। अब पता नहीं, अभी सीए में तो सब कुछ है अकाउंट्स का। अब सीए में भी ये चीज होता है, सीएस में है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि सीएस का कुछ कुछ टॉपिक नहीं होता। तो जो भी हो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब इसको देखो, ये काफी बड़ा पेज है, अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, बस दिखाना चाहते हैं आपको कि इसमें सारा कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोमोटर के बारे में एवरीथिंग लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर कंपनी अपना फाइनेंशियल डिटेल सारा देके रखा है। ठीक है, जो फाइनेंशियल डिटेल्स कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके रखा है, या फिर इसको बनाने वाला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कंपनी का सीएमए हो सकता है। ठीक है, या होता है। तो इसमें देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये तो कंपनी का सारा डिटेल्स आ गया। हाँ, ये बैलेंस, हर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने कंपनी का पीएल, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात होता है, तीन चीज उसमें आता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कंपनी का बैलेंस शीट आता है, कंपनी का कैश स्टेटमेंट आता है। ये तीनों चीज देखते हैं तो कंपनी के बारे में आइडिया लगता है, कंपनी का करंट बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में समझ आता है। फिर जिसको नॉलेज है वो कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं। समझे कि नहीं सर? तो ये है प्रोस्पेक्टस का यूज। थोड़ा समझाया, प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ाया, थोड़ा समझा दिया। इसीलिए मैं बोला था थोड़ा इधर उधर का बात हो। ये समझा गया? इधर उधर का बात मैंने, यही इधर उधर का बात मैंने, कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने जाने कहा मैं किधर चला है, फिसल नहीं, नहीं जाना है फिसल। मैं फिसल जाता हूँ नॉर्मली, आप लोग मत फिसलना। नहीं, मेरा एक्चुअली बोलते बोलते आदत खराब है, मैं काफी डिफ में चला जाता हूँ, फिर देरी हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला प्रोस्पेक्टस के बारे में? कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एज मे स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माने प्रोस्पेक्टस वही होता है जो सेबी कहते हैं, उसके हिसाब से बना जाता है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन था। आप लोग चाहे तो नाम को एटलीस्ट लिख सकते हो कि क्या क्या डेफिनेशन आज आपने पढ़ के गए। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हो कि हम लोग एवरेज प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बारे में जाना। उसमें ये जो प्रोस्पेक्टस आपको दिखा है ना, उसको एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते, ये प्रोस्पेक्टस को ना डीआरएच भी बोलते हैं। ये जो प्रोस्पेक्टस अभी मैंने आपको दिखाया, इसे कहते हैं डीआरएचपी। माने ये भी आगे डेफिनेशंस में है, पता नहीं जब डेफिनेशंस आएगा उससे पहले ही बता दिया। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? DRHP मैंने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये आई थिंक ये जब मैं जीरोधा से ओपन कर रहा था, ये यहाँ पर मैं ओपन कर रहा था ना, यहीं पर दिखा रहा था, ये क्या लिखा है? DRHP। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है सर, DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मैंने जो प्रोस्पेक्टस आपको दिखाया ये DRHP। और एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि सिंपल प्रोस्पेक्टस
जो सेबी के हिसाब से बनाना पड़ता है। ये सिंपल एवरेज प्रोस्पेक्टस का मतलब। फिर यहाँ पर दिया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? चलो मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ में क्या कर रहा है? अरे लॉ, अकाउंट्स, कॉस्ट, फाइनेंस सब मिलके ही बिजनेस चलता है, कोई किसी से अलग नहीं। जैसे आपके एक शरीर, ठीक है, उसमें माथा भी है, हार्ट भी है, बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट भी है, हाथ है, पैर है, एक भी चीज को हटा दो हैंडीकैप हो जाता है। जिसका नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? हैंडीकैप बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं, आजकल हैंडीकैप वर्ड अच्छा नहीं लगता तो बोलते हैं स्पेशली एबल्ड, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, स्पेशली एबल्ड होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव सुनने को आता है कि वो स्पेशली एबल है, हैंडीकैप। स्पेशली एबल्ड, ठीक है। तो हैंडीकैप, तो अगर शरीर का एक भी हिस्सा को काट दो तो शरीर तो नहीं रहेगा ना, माने शरीर रहेगा पर उसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे। सिमिलरली जब हम लोग अकाउंट्स, लॉ, मतलब कोई बोलेगा नहीं हमको अकाउंट्स अच्छा लगता है, लॉ अच्छा नहीं लगता, ये कोई बात ही नहीं है। दाना तो अच्छा लगता है, बायां हाथ अच्छा नहीं लगता, काट दो फिर। हाँ, समझे ना सर? कोई कोई बोलता है मेरे को ना टैक्स अच्छा लगता है, एफएम अच्छा लगता है, कोई बोलता है मेरे को लॉ अच्छा नहीं लगता, अकाउंट्स अच्छा लगता है। ये सब बात को अपने पॉकेट में रखो। बात वही हो जाता है कि मेरे को ये वाला हाथ ठीक लगता है, ये हाथ ठीक नहीं लगता, तो फिर काटो और साइड में रखो। ठीक है, तो दोबारा ये सब बात दिमाग में मत लाना। ठीक है, ये स्टूडेंट लाते हैं, स्टूडेंट का ऐसे चलता है कि नहीं नहीं मेरा तो ये सब्जेक्ट फेवरेट है, मेरा तो वो सब्जेक्ट फेवरेट है। वो बचपन वाला दिन गया सर। ठीक है, जिसमें ज्यादा कोई फेवरेट फेवरेट नहीं होता है, जिसमें ज्यादा नंबर आ जाते हैं फेवरेट बन जाता है। स्टूडेंट का ही चलता है, सच बोल रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। जिसमें ज्यादा, मेरे को क्लास 10 में ना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था, तब तो मेरे को साइंटिस्ट बनना चाहिए था। 88 आया था, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो मैं कुछ मिनट के लिए सोचा था कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ूंगा, तब तो तेरे को स्पोर्ट्स तो तू कर ही रहा है। एक मार्क्स मैंने लिए हुए ठीक है, तो मैं ना सोचा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, लेकिन मेरा मैथ्स या फिर बाकी सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं था। तो फिर मैं जब भी किसी को जाके बोलने जाता था मेरे को साइंस पढ़ना है और केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, सब मेरे पे हंसता था। हाँ, सब मेरे पे हंसता था। तो फिर मेरे को समझ में आ ही गया था कि शायद मेरा औकात नहीं है, इसलिए हंस रहा है, बाई चांस शायद मेरे को नंबर मिल गया। एक्चुअली उस टाइम पे केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा लग गया था कुछ दिनों के लिए। फिर आप हमें पढ़ा नहीं रहे। हाँ, आप हमें पढ़ा नहीं रहे। कहीं और कुछ और कर रहा होता, लेकिन वो जो लिखा होता है ना वो पहले से लिखा होता है, आप उसको बदल नहीं सकते। सही होने के लिए ठीक है सर, चलो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयरटू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड इन सेक्शन 133। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग बेसिक्स ऑफ जो अकाउंट्स का क्लास होता है उसमें मैं बेसिक लेवल बात करता हूँ, और मैम तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्लास देते हैं, माथा खराब करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैम माथा खराब नहीं करते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते करते स्टूडेंट का माथा खराब हो जाता है। अकाउंट बनता ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसमें अप्रूवल देते हैं, और उस अप्रूवल पे अकाउंट जो भी बनता है, सॉफ्टवेयर हो जाए या फिर मैनुअली हो जाए, हर चीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ही जाके अकाउंट्स बनेगा। ये जो अभी आपको पीएल बैलेंस शीट दिखा रहा था, ये भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। जैसे डिप्रिसिएशन कैसे करना है, आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे मानो कि आप लोग फीफो लिफो मेथड पढ़े हो ना, है ना? फीफो लिफो कैसे करना है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, ठीक है। ये हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जैसे मानो दो कंपनी मार्ज करेगा, अमलगमेशन करना है, तो कैसे करना है, ये सारा चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला रहता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और उसी के हिसाब से पार्टनरशिप अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करना है, वो सारा बात वो लॉ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली लॉ है। लोगों का मन में क्या है, अकाउंट्स माने प्रैक्टिकल, हम लोग सिर्फ डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स माने सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है। अभी करेंटली जो सीए इंटरमीडिएट के अकाउंट्स का सिलेबस आया है ना, उसमें स्टूडेंट का हालत मतलब मुंह देखने लायक है।
वो उसको लग रहा है कि यहाँ पर अकाउंट्स का है, सारा तो लॉ है। हाँ, सिर्फ स्टैंडर्ड के ऊपर। तो लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें तो हम मर जाएंगे, लेकिन कुछ मरने वाला बात नहीं है। ये बेसिकली वही, इसीलिए ये जो लीगल पढ़ाई है ना, ये इस चीज पे जिसका इंटरेस्ट आ जाता है उसको भी समझ में आए। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, किस चीज में क्या कर रहा है, उसी के ऊपर कम से कम 70% मार्क्स आएगा अकाउंट्स में। अब देखो, आप अकाउंट्स का मतलब प्रैक्टिकल बोलोगे कि लॉ बोलोगे, आप देख लो। ठीक है। जो भी हो, समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा है, सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट, माने कंपनीज एक्ट, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। As per the section, the central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act 1949। माने कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या है, 133। सीए एक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 3। ठीक है। इन कंसल्टेशन with and after examinations or the recommendations of made by the National Financial Reporting Authority। ये कौन है सर, NFRA। ये कौन है, चार्टर्ड का बाप है। ठीक है। माने बेसिकली चार्टर्ड जो भी डिसीजन लेगा उसको भी वेरीफाई करने के लिए एक टीम ऑफ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीनियर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स या फिर कोई भी जो काफी दिन तक दुनिया देखा है, अकाउंट से देखा है, बिजनेस देखा है, उनको काफी नॉलेज है, ऐसे लोगों को NFRA में जगह मिलता है। फिर जाके वो अप्रूवल मिलता है और फिर जाके वो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट का, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बहुत बहस हुआ था जब NFRA को बनाया जा रहा था कि NFRA क्या कर लेगा चार्टर्ड, तो फिर चार्टर्ड को इतना बनाने का क्या जरूरत है। ठीक है। मैंने ये देखो वर्सेस हो गया ICAI। देख रहे हैं, गूगल में देखो, NFRA वर्सेस ICAI, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब वर्सेस हो गया। हाँ, झगड़ा। ICAI is sole accounting regulator previously, but now regulates only auditors of private companies, while NFRA regulates auditor of all public interest entities। ये कभी ऊपर इनका अथॉरिटी NFRA। समझ में आ रहा है। ठीक है। तो समझ लो, जान लो देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब एक एक बातों पे सारा सारा खेल छुपा हुआ है। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा NFRA क्या करता है, अभी आगे आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 133 is to be read with rule 7 of the companies rule 2014 accordingly the standards of accounting as specified under the companies act 1956 shall be deemed to be the accounting standards until accounting। मैंने बेसिकली कहना यह चाहता है, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था वो 1956 से वाला था। ठीक है। अभी जो न्यू कंपनीज एक्ट है वो 2013 वाला है। ठीक है। तो 1956 में भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट के अंदर लागू होता था, वही अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट अभी भी न्यू कंपनीज एक्ट में भी लागू हो जाता है, वो ऑटोमेटिक है। टिल द नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जब तक NFRA कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था। सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू, मैंने और भी कुछ अगर ऐड करना था वो, एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। माने NFRA आने से पहले तक ये इनके साथ कंसल्ट करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया जाता, और उसमें कौन सा सेक्शन था, 132 ऑफ द एक्ट। अभी 133 आ गया, समझे। अब कनेक्टिविटी देख पा रहे हो ना सर, कि अकाउंट्स के साथ लॉ का कनेक्टिविटी। ठीक है। ऑब्वियसली अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा जानेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट भी काफी अकाउंट्स के बारे में नॉलेज रखेगा, कंपनी सेक्रेटरी को अकाउंट्स का माने डिटेल्स नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कहाँ लॉ का क्या एप्लीकेबिलिटी है। वो बोलेगा नहीं नहीं हमको तो अकाउंट्स नहीं जानना है, भाई बाद में जाके वही पछताएगा। इसलिए नॉलेज पूरा रखो, भले ही आपको बनाना ना पड़े, आपको अकाउंट्स बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपको आप बोलोगे मेरे को हमको अकाउंट्स क्या पता, हम तो लॉ पढ़ के आए, थोड़ा बहुत अकाउंट्स था पढ़ लिया, ये कोई बात नहीं है। जो लोग CS का भी पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो कि इतना अकाउंट्स तो जानो कि ताकि लॉ का यूज कर पाओ। बस आप जोड़ को समझो, वो लॉ आपको हर जोड़ को दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में भी हल्का आइडिया दिया था, है ना। आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल मैंने बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज है जो कंपनी बनाने के टाइम पे आपको ये दो आर्टिकल बनाना ही बना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो क्या लिखता है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम
अप्लाइड इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ अप्लाइड इन पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट। समझाता हूं, इधर उधर का बात होगा ना। चलो, एक कंट्रोवर्शियल कंपनी है, इसी का ले लेते हैं, सही मजा आएगा। पैसे से फोकस हटा, हर चीज मजा लगेगा। जिंदगी में एक ही चीज प्रॉब्लम करता है, हम लोग हर चीज को पैसे से देखते लगते हैं, फिर वो चीज किरकिरा हो जाता है। पैसे से बाहर भी कभी दिख के देखो तो कुछ मजा आता है। हाँ, इसीलिए उसी में मजा आता है। चलो ठीक है, अभी समझने के लिए मजा है सर, मजा किरकिरा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। देखो 197 माने पेटीएम का ये है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली दिस इज द होल्डिंग। इसके बारे में भी आगे बात होगा, ये भी डेफिनेशंस पे है, ठीक है। 197 पेटीएम है उसका ब्रांड नेम, ठीक है। 197 का मेन कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो पेटीएम है, एक्चुअल कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग। और मैं अभी आपके साथ बात करूंगा और एक कंपनी के बारे में, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये है 197 का सब्सिडियरी। यानी पेटीएम पेमेंट बैंक में 197 का 49% शेयर होल्डिंग था। ऐसे तो सब्सिडियरी होने के लिए 51% चाहिए था, लेकिन इसका तो 49 है, तो फिर पूरा पूरी सब्सिडियरी नहीं हुआ। एसोसिएट बोल सकते हैं, एसोसिएट बोल सकते हैं, मोर देन 20% होगा तो एसोसिएट बोल सकते हैं, सब्सिडियरी नहीं बोलेंगे। आगे ये भी डेफिनेशन के अंदर है। अब क्या है ना, मौका मिला तो बोल दिया, ठीक है, तो कनेक्ट हो जाएगा, बाद में डेफिनेशंस में मिल जाएगा, ठीक है, कि सब्सिडियरी क्या है, होल्डिंग क्या है। तो 197 कम्युनिकेशंस मेनली पेटीएम का ब्रांड का नाम है, माने कंपनी का नाम है, और पेटीएम उसका ब्रांड है। और पेटीएम पेमेंट बैंक एक दूसरा बैंक है, कंपनी है, जो बैंकिंग सिस्टम पे आरबीआई पे रजिस्टर्ड था, पेमेंट बैंक की हैसियत से, कंप्लीट बैंक नहीं, पेमेंट बैंक, ठीक है। लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज हुआ, पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट फॉलो नहीं कर रहा है, तो आरबीआई ने बैम्बू किया, उसका लाइसेंस छीनने का बात किया। तो जैसे ही छीनने का बात किया, तो जो पेटीएम है या फिर 197 कम्युनिकेशंस है, इसका जो 49% स्टेक इसमें था ना, तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस पेटीएम पेमेंट बैंक से आता था। तो एस्टिमेशन कह रहा है कि 300 से 500 करोड़ का ईबीआईटीडी है, यानी उसको हम लोग एबिटा भी बोलते हैं, ठीक है। एबिटा माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो 300 करोड़ से 500 करोड़ का बिजनेस या इनकम या रेवेन्यू पेटीएम पेमेंट बैंक से पेटीएम कमाता है साल में। अब ये नहीं रहेगा तो 500 करोड़ का धक्का तो है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इसी कारण बाकी पेटीएम का जो नॉर्मल बिजनेस है वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, सिर्फ ये पेमेंट बैंक के साथ लिंक करके उनको जो रेवेन्यू मिलता था, जिसमें पेटीएम 197 का 49% स्टेक था, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, जिसके कारण शेयर का दाम में इंपैक्ट पड़ा। अब चलो शेयर के दाम पे बात नहीं करते, आपको लीगल मैटर, ये लीगल मैटर था जिसके कारण इंपैक्ट पड़ा है। अरे क्या मुंह छुपा रहा है, मैं आपको एमओए एओए बता रहा हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल क्या चीज है वो समझाने के लिए ये खोला हूँ। अब कोई तो ये सब पढ़ता नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ोगे ना आगे आगे, ठीक है। देखो, ये सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, माने किसी एक कंपनी का एमओए एओए पढ़ लो ना भाई, आपको अलग से कंपनी लॉ पढ़ने का जरूरत नहीं। बात कर दिया ना। तो सुबह चावल खाया या रोटी खाया, कौन सा खेती का खाया, दुकान से जो आया वो कौन खेत से आया है, पंजाब का है कि मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, कहाँ का है, चावल से मतलब है ना, वही बता रहा हूँ। नहीं समझे, सब उसमें कहने का मतलब इतना सा है, पर्सनली मतलब मैं समझाने के लिए बोला, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब तुम किसी एक कंपनी का एमओ या एओए रीड करते हो, तुमको इतना तो पता चल जाएगा ना कि एमओ या एओए में होता क्या है। अब कंपनी टू कंपनी बस उसका काम बदल जाएगा, लेकिन जो एज पर एक्ट है वो थोड़ी ना बदलेगा, यही कहने के लिए बोले। चावल तो चावल होता है, अब उससे तुम बिरयानी बनाओ, फ्राइड राइस बनाओ, या पफ्ड राइस बनाओ, या उससे पोहा खाओ, चावल तो वही मेन चीज है ना।
तो वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एमओए एओए का कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो कंपनीज एक्ट तो ऑब्वियसली जानना है। ये तो बस एक नॉर्मल बात के लिए बोला कि आप आदत डालो किसी भी कंपनी का एमओए एओए को रीड करने का। रीड करोगे तो कंपनीज एक्ट समझना आसान हो जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, और कुछ नहीं। समझेंगे नहीं? मैंने चावल खाएगा तो फिर उससे तो तुमको आइडिया हो जाएगा कि चावल का पेड़ क्या है, तो उससे वो धान से आता है या पैडी से आता है। बस तुम पैडी को भी पहचान लोगे धीरे धीरे। समझेंगे नहीं? ऐसे बंगाली लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, चावल को बोलते हैं खाना पकाने के बाद वो भात बन जाता है। हाँ, हम लोग भात बोलते हैं ना। ठीक है, भात बोलते हो। हाँ, तो चावल पकने के बाद भात बन गया। पकने से पहले चावल था, चावल से पहले धान था। हाँ, धान से पहले धान का पेड़ था। सुनो, देखो, ये कंपनी 2001 में आया सर। गाल में हाथ मत दे सर, इतना काहे चिंता है। 2001 में आया कंपनी। आने के बाद ये देखो, जब तक मैं पेटीएम दिखाऊंगा इसका मुंह लटका हुआ रहेगा। पता नहीं यार। ये देखो, आगे आगे इसका डेफिनेशन पढ़ना है, अब मैं दिखा रहा हूँ। ये कहाँ रजिस्टर्ड हुआ था? एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। एनसीटी माने नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। आजकल इसको क्या बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। ठीक है, उस एरिया में रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी जो उस एरिया में है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी माने इंडिया के हर एक स्टेट में आपको आरओसी मिलेगा। इंडिया के हर एक स्टेट में आपको एक आरओसी मिलेगा। देयर आर ओनली 2 स्टेट्स जहां पर 2 आरओसी होता है। आगे आरओसी के ऊपर डिटेल्स में बात होगा। तो जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है वो आरओसी में रजिस्टर्ड होता है। कहाँ होता है? आरओसी में। जैसे आप गाड़ी रजिस्टर करते हो तो उसके लिए गाड़ी को रजिस्टर करने के लिए जाते हो आरटीओ में, वैसा ही है कंपनी रजिस्टर करने का जगह को क्या बोलते हैं? आरओसी बोलते हैं। 2 स्टेट है जहां पर 2 आरओसी है, कोई बता सकते हो? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। सर ऐसा क्यों, कोई स्पेशल काम कर दिया? हाँ, एक स्पेशल काम किया है। वो दोनों स्टेट में इंडस्ट्री ज्यादा है, एक आरओसी से बात बनता नहीं है। दैट्स द मेन रीजन। कोलकाता में कितना है? एक। कहाँ पर है? निजाम पैलेस, रविंद्र सदन। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पर कंपनी जब रजिस्टर्ड हुआ था इस तरह से आया था। अब रजिस्टर्ड होने के टाइम पे कंपनी को ना एमओए एओए बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एमओए एओए बनाना पड़ता है। अब जो भी होता है वो सब देखो, ये जब बना था तब 2013 एक्ट तो था नहीं। कौन सा एक्ट था? 1956 था, तो इसलिए था। अच्छा, अब तो 1956 एबोलिश हो चुका है। अब और 1956 अलाउड नहीं है। तो अभी कौन सा एक्ट चल रहा है? 2013 कंपनीज एक्ट। तो ये ऑटोमेटिकली 2013 में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। वही बात तब लॉ में बोल रहा था, थोड़ा लीगल भाषा में। नहीं समझे? हाँ। अब एक चीज देखो, मैं आपको अभी एमओए एओए का थोड़ा सूरत दिखाऊंगा। सूरत मैंने जानते हो ना, थोबड़ा। ठीक है, वो चेहरा। ठीक है, देखो क्या लिखा है। कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये सब आगे बताऊंगा, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसलिए मैं बोला कि तुम किसी कंपनी का एमओए एओए पढ़ लो, तुमको कंपनीज एक्ट ही पता लग जाएगा। ये देखो क्या लिखता है एमओए में। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, एमओए का मतलब होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और एक होता है एओए, आगे है सर, नीचे जाएंगे तो और मिलेगा। उसको बोलते हैं रूल बुक, सिंपल लैंग्वेज में। एमओए में ये लिखा रहता है कंपनी किस काम के लिए आ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ उसका आता पता क्या है, सब कुछ एमओए में लिखा रहता है। और रूल बुक जो होता है वो कंपनी का डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रूल बुक को बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव बदल सकता है टाइम टू टाइम, पेटीएम का भी बदला है बहुत बार। कैसे पता? इसको पढ़ने से पता लग जाएगा। देखो क्या लिखा है, ये सब आगे पढ़ेंगे इधर। ठीक है, एमओए एओए के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 5 नंबर से 10 नंबर तो पूछेगा एमओए रिलेटेड क्वेश्चन, गारंटी है। तो उसमें एक्चुअली जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, बस कंपनी का नाम नहीं यूज करना है। ठीक है, तुमको बस ऐसे लिखना है कि नेम क्लॉज, द नेम ऑफ द कंपनी। नेम क्लॉज में क्या रहता है? नेम ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस में लिखा रहेगा कि कहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ऑब्जेक्ट, किस काम के लिए आए हो, किस काम के लिए आए हो। सिंपल बात है ना। हर इंसान का एक ऑब्जेक्टिव होता है दुनिया में आने का।
अगर ऊपर वाला कोई लॉ है, अगर ऊपर वाला कोई लॉ है, 2 मिनट के लिए सोचो कि ऊपर वाला एक लॉ है, वो हम सबको भेजा है क्या करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। अपना काम करो और वापस चलो। सर ये तो स्पिरिचुअल बात हो गया। अब कंपनी तो यही करते हैं, क्या काम के लिए आए वो बताओ उनको, वो भगवान है कौन, आरुषि, ठीक है, कंपनीज एक्ट, वो देवों का देव महादेव जैसा हो गया। ठीक है, तो वो बोल दिया कि भाई हम इस काम के लिए आएंगे, तो वहां पर रजिस्टर्ड करो किस काम के लिए आए। तो क्या हो गया, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, सर्विस इंक्लूडिंग टेलीकॉम रिलेटेड सॉफ्टवेयर and service, and becoming a service provider of internet, telecommunications, radio, television, or any other distribution of broadcasting activity as may be permitted by the government. स्टार्टिंग में ये क्या करता था जानते हो? वेरी गुड सर, रिजल्ट निकालता था, ब्रॉडकास्ट करता था, रिजल्ट ब्रॉडकास्ट करता था, ये सब काम करता था। तो ये काम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में फुलफिल हो रहा था। फिर धीरे 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 और भी काफी काम के लिए लिस्टेड होता गया, और भी काफी काम के लिए लिस्टेड होता गया। देखो कितना सारा है, 12 हो गया, 13। द ऑब्जेक्टिव इन्सिडेंटल और एक्सिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब ये पॉइंट बी में मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसने और भी कुछ ऑब्जेक्टिव को जोड़ा, जिस ऑब्जेक्टिव को वो बाद में मेन ऑब्जेक्टिव के साथ इंसिडेंटल और एक्सिलरी माने उसके साथ जुड़ा हुआ, मेन के साथ जुड़ा हुआ चीज को इंसिडेंटल या एक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल और एक्सिलरी। ठीक है, फिर देखो उसमें कितना पॉइंट है, कितना 30-40 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अदर ऑब्जेक्टिव आ गया। देखो इसमें कितना ऑब्जेक्टिव है, देख लो। ठीक है, कितना हो गया, 54, नहीं 54। इतना सारा ऑब्जेक्टिव पेटीएम करता है। ये देखो लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव है, to carry and undertake business of finance and hire purchase, leasing and investment subject to approval of RBI under RBI Act 1934 and amended by RBI amended Act 1997। ये एकदम लेटेस्ट में था, उसके बाद भी ये तो थोड़ा पुराना डेटा होगा, मैं तो ऑनलाइन से जस्ट रैंडमली। अब जब जब अपना ऑब्जेक्टिव को लाता है ना, तो ये ना अपना एक और चीज करता है, जब जब ऑब्जेक्टिव चेंज करता है ना, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मन गढ़न चेंज नहीं होता है सर, मन किया चेंज कर दो, नॉट लाइक दैट, अनाउंस नहीं, बोर्ड में रिजोल्यूशन पास कराना होता है, वो भी आगे लॉ में पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन जो भी पास होता है ना, उस रेजोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर होता है एक रेजोल्यूशन का, देखो दिखाते हैं सर्टिफिकेट में स्पेशल, ये देखो क्या लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बदलेगा तो, या ऑल्टर होगा, यानी पहले कुछ था अभी कुछ और हो रहा है, तो ऑल्टरेशन को भी रेजोल्यूशन के थ्रू से पास कराना होता है। आगे आगे चर्चा करेंगे, दो तरह का रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। किसके लिए क्या चाहिए होता है वो आगे आगे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक। हाँ, वोट वोट तो होगा ही सर, फिर रेजोल्यूशन पास होगा, वोट में फेवर कितना है, अगेंस्ट कितना है, वेरी गुड सर। ठीक है, फिर उसमें रेजोल्यूशन पास होगा, फिर रेजोल्यूशन कौन रहेगा, शेयर होल्डर या फिर बोर्ड या फिर डायरेक्टर्स। ठीक है, अब डिपेंड करते हैं कौन सा रेजोल्यूशन है, बोर्ड पास करेगा कि शेयर होल्डर मिला के पास करेगा, फिर जाके ये पास होता है। हाँ वेरी गुड सर, वेरी गुड, अच्छा अपडेट रखता है तो, वेरी गुड, नहीं अपडेट रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सर, ये यही सब बातें पूरा लॉ का, कंपनी लॉ का पढ़ाई का मेन पार्ट है। आगे आगे जितना पढ़ते जाएंगे यही सब बात करते जाएंगे, इसलिए बोला ना कि अगर तुम इसको पढ़ लो तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब सर हम लोग को तो अभी समझ में आता ही नहीं, क्या पढ़ेंगे, बिना बिना पढ़े अभी सर बिना समझे पढ़ते जाओ, जिस दिन मौका आएगा पूरा समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पर था ना, ऑल्टर या ऑल्टरेशन था ना, इंक्लूड द मेकिंग ऑफ एडिशन, ओमिशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस। अभी ऑल्टरेशन दिखा है ना, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो ऑल्टर कर रहे हैं, तो ऑल्टर कर रहे हैं तो फिर बताना पड़ता है, तो इसलिए ऑल्टरेशन भी एक डेफिनेशन का पार्ट। अब लॉ में हर बात बताना पड़ता है, छोटा से छोटा बात भी बताना पड़ता है। नहीं मतलब माना कि कोई ऑल्टर कर दिया और ऑल्टरेशन के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कहाँ लिखा है, तुम जो चिल्ला रहे हो कहाँ लिखा है, ऑल्टर के बारे में कहाँ लिखा है, ऑल्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं लॉ में तो ऑल्टर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तब ऑल्टर नहीं हो।
समझे कि नहीं? लेकिन लॉ में लिख दिया कि ऑल्टर हो सकता है तो होगा। कुछ समझे कि नहीं? लॉ इज वेरी सिंपल, लॉ टफ नहीं है, बस लॉ को समझना पड़ता है। लॉ टफ नहीं होता, लॉ को बस समझना होता है, क्योंकि वो जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ चीज है। आर्टिकल क्या हो गया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अप्लाइड इन परसेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे कि 1956 के साथ अभी 2013 में आ गया अप्लाइड इन परसेंस ऑफ दिस एक्ट, मैंने 2013 में भी चेंज हो सकता है। ये है आर्टिकल। आ रहा है समझ में बात? हाँ सर, एसोसिएट कंपनी ये कौन सी चीज है? चलो अभी बोल दिया ना, बोलते बोलते काफी सारा बात हो जाता है। देखो एसोसिएट क्या लिखा है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। मैंने जब भी एसोसिएट कंपनी का बात करो तो किसी के साथ रिलेशन में होता है, अकेला अकेला एसोसिएट नहीं होता। जैसे तुम लोग, अरे तुम लोग कई सारा जगह में इन एसोसिएशन विद, जब कोई काम कोई अकेला नहीं करता है, किसी के साथ जोड़ के करता है, तो क्या लिखते हैं? इन एसोसिएशन विद। जैसे टीवी में कोई प्रोग्राम आता है तो उसमें देखना लिखना एसोसिएट पार्टनर। टीवी में कोई मूवी आता है, लिखता है ना एसोसिएट पार्टनर, इसका मतलब ऑब्वियसली उसने पैसा डाला होगा, तभी उनका नाम आ रहा है एसोसिएट पार्टनर। या फिर अकेला प्रोग्राम को लॉन्च नहीं कर रहा है, एसोसिएशन में कर रहा है, तो इन एसोसिएशन विद लिखता है ना। तो सिमिलरली एसोसिएट कंपनी क्या है कि किसी कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा कैसे होता है? वैल्यूएशन से, पैसे से। और कैसे जोड़ते हैं लोग? ठीक है, पैसा बहुत कीमती चीज है अगर उसका सही तरह से यूज किया जाए। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है जिंदगी के, हमारे इंसानी जीवन का चार ही चीज होता है। जानते हो क्या चार चीज जिसके ऊपर ये पूरा जीवन टिका हुआ है? नहीं नहीं नहीं, चार चीज। पैसा पैसा इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलेंगे शायद सबको समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी समझ जाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मो अर्थो काम और मोक्ष। मोक्ष के बारे में सबको पता है, मोक्ष क्या होता है? ठीक है, मरना नहीं होता। मोक्ष माने मरना नहीं होता। ठीक है, धर्म का मतलब, धर्म माने क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म होता है। धर्म मतलब जो तुमको धारण करके रखता है, जिसको तुम पकड़ के रखते हो, जो तुम्हें पकड़ के रखता है, वो धर्म होता है। अब तुम इसको जात पात पे कन्वर्ट कर दो। अर्थ क्या होता है? अर्थ माने यही पैसा। काम माने मन का खुशी इच्छा। जो बंदा इस चार चीज का बैलेंस कर सकता है, सब चाहिए, धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। इस चारों चीज का बैलेंस जो बंदा जितना अच्छे से करता है वो अच्छा इंसान बनता है, और उसी को दुनिया याद रखता है। और जो इस चारों चीजों में इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, मान के कोई सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़ा, उसको कोई याद नहीं रखता। मान के सिर्फ कोई अर्थ कमा रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, उससे भी दुनिया याद तो छोड़ो, उसको जलता है और उसको उसको गाली मारता है। कुछ लोग सिर्फ धर्म का बात करते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देता है। कर सकता है, लेकिन वो भी एक स्वार्थी टाइप का हो गया, अपना ही सोच रहे हैं। लेकिन जो चारों को बैलेंस कर लिया, वही अच्छा इंसान बना। सर आप एक काम करो, पढ़ाना छोड़ दो और बाबा बन जाओ। बाबा बन जाओ, यही मन में चल रहा था। चलो अच्छा बात है, मैं सोच रहा हूँ सब छोड़ूंगा और बाबा बन जाऊंगा। अच्छा नाम दे दिया, अच्छा सिला दिया है मेरा प्यार। एसोसिएट कंपनी क्या हो गया? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस ए कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट माने कोई स्पेशल इन्फ्लुएंस है मेरे बिजनेस के ऊपर किसी और का। माने कोई एक बिजनेस में दूसरे बिजनेस का अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है, बट विच इज नॉट ए सब्सिडियरी। यही मेन बात है, इन्फ्लुएंस है पर सब्सिडियरी नहीं है। सब्सिडियरी माने, चलो जब एसोसिएट का बात करेंगे तो होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का बात ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ सर, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं, गाली नहीं है सर, बाप कंपनी और बेटा कंपनी। काफी लोग ऐसे बोलते हैं ना, बाप पे मत चल। जल्दी आ ठीक है, तो डोंट, मैं बोलते बोलते काफी बात जज्बाती होकर कुछ बोल देता हूँ सर। आप लोग ना किसी भी चीज को ना गलत तरीके से प्लीज मत लेना, ठीक है? ना तो मैं किसी को पर्सनली टारगेट करता हूँ,
और ना मुझे किसी को टारगेट करना है। आप लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, मेरा काम होता है हर चीज को सिंपल करके बताना, ठीक है। आदत नहीं है फिर भी पढ़ाने के टाइम पे आ जाता है। नॉर्मल में इतना भी मैं बात नहीं करता, पढ़ाने के टाइम पे इजी करने के चक्कर में निकल जाता है, ठीक है। वो अंदर का कुछ आत्मा होगा निकल के आ जाता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कौन किसको बोला था? अब देख दर्श बोलेगा। ये सचिन सहवाग बोला था, सहवाग अख्तर को, ठीक है। सहवाग अख्तर जोर जोर से बॉल कर रहे हैं और सहवाग खेल नहीं पा रहे हैं, तो नहीं, वो पहले जाके बोला छक्का मार के दिखा, तो तब हाँ, तो तब सहवाग उसको बोल रहा है, वीरेंद्र सहवाग से बोल रहे हैं सहवाग अख्तर को, उल्टा साइड में तेरा बाप खड़ा है उसको जाके बोल। मैंने सचिन को दिखा के बोला, और बाद में सीरियसली उसी नेक्स्ट ओवर में अपर कट मार के छक्का दिया था, वो अभी भी यूट्यूब में वायरल होता है। वर्ल्ड कप 2003 में था। अच्छा, होल्डिंग कंपनी में ये होता है बाप, सब्सिडी होता है बेटा। तो होल्डिंग का सब्सिडी में ना 51% शेयर होल्डिंग होता है, मैंने मोर देन 50% एक्चुअली, ठीक है, ग्रेटर देन 50%। तो जो कंपनी होल्ड करता है उसको होल्डिंग बोलते हैं, और जिस पे होल्ड करता है वो सब्सिडी होता है। जैसे तुम्हारे 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 ऊपर तुम्हारे बाप का अधिकार है ना, इसलिए तुम कहाँ जाओगे क्या करोगे बाप बताते रहते हैं ना, ठीक है। अगर अधिकार ना होता तो तुम भी डरते नहीं, ठीक है। अरे नहीं यार पापा नहीं मानेंगे, है ना। तो तुम कौन हो? सब्सिडियरी, तभी तुम्हें पापा का डर लगता है, समझे, इसीलिए बाप बेटा वाला रिलेशन दे दिया। तो सिर्फ कंपनी लेवल में भी वही होता है, जो सब्सिडियरी होता है वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता जब तक उसका होल्डिंग उसको परमिशन नहीं देता है तब तक। इवन सब्सिडियरी कंपनी कैसे चलेगा उसका डिसीजन होल्डिंग ही डिसाइड करता है, तभी ना वो होल्डिंग हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल रिसेंटली दे सकते हैं, टाटा ने बिग बास्केट को होल्ड किया इस, ठीक है। अब टाटा टाटा ने जब बिग बास्केट को होल्ड कर लिया, आप लोग देख रहे हैं बिग बास्केट रास्ते में जाते हैं ना ग्रोसरी लेके, ठीक है। देखो नॉर्मल लोग ग्रोसरी बिजनेस करने बोलो, हाँ मोती खाना कौन खोलेगा, तो बिग बास्केट क्या मोती खाना नहीं करता है? मोती खाना समझते हो ना सर, बंगाली लोग हम लोग ग्रोसरी दुकान को मोती खाना बोलते हैं, ठीक है, जिसको तुम लोग किराने का दुकान बोलते हो, है ना। तो नॉर्मल लोगों को बोलो किराने का दुकान कौन खोलेगा भाई, ये कोई बात हुआ। लेकिन बिग बास्केट क्या बेचता है? किराना ही तो बेचता है, थोड़ा आधुनिक तरीके से बेचता है। तो ये आधुनिकता ही चाहिए सर, हर चीज पुराना होता है उसी को नए ढंग से परोसने को आधुनिकता कहते हैं। कोई नया चीज नहीं होता और कभी होगा भी, पुराना चीज को ही नए ढंग से बताने को ही मॉडर्न चीज बोलते हैं। कौन सा चीज नया है? ये जो हम लोग बोलते हैं कि आइजैक न्यूटन ने बताया कि दुनिया का हर चीज नीचे की तरफ आता है, चुंबक की तरह दुनिया हर चीज को अट्रैक्ट करता है। तो न्यूटन साहब तो 1800 में बोला ये बात, तो क्या 1800 से पहले 1800 से पहले कि बाकी चीजें ऊपर चला जाता था? ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द वर्ल्ड ये न्यूटन ने प्रूव किया, ऐसा साइंस में लिखा हुआ है, हम लोगों को किताब में पढ़ाया गया। अब देख फिर से कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, तो किताब में लिखा है कि दुनिया का मैग्नेटिक फोर्स आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया या प्रूव किया। तो आइजैक न्यूटन से पहले तो क्या एप्पल ऊपर जाता था? इसका मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं कि हर चीज दुनिया में रहता है, कोई भी चीज नया नहीं होता है, हम बस उसको डिस्कवर करते हैं और कुछ नहीं। नया कुछ नहीं होता, सब पुरातन होता है, समझे कि नहीं सर? अब सोच लेना। हाँ, कर लो, क्या दिक्कत, करो। बन तो रहा है, कितना सारा नया नया चीज बन रहा है। ये जो अपना अभी जो रिचेस्ट पर्सन बना था, अभी शायद सेकंड है, अरे इलॉन मास्क, वो हाँ अभी सेकंड है मोस्ट प्रोबेबली, या फर्स्ट है, फर्स्ट ही है क्या? इलॉन मास्क ने एक स्पेस जान नहीं बनाया, यहाँ से स्पेस लेके जाएगा प्राइवेटली, तो पहले कोई सोच सकता था? है ना, तो ये तो नया टाइप ही सोच हो गया ना। लेकिन क्या पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था? होता था। अब आप बात करेंगे तो आप बोलोगे सर ये सब स्पिरिचुअल बातें हो जाएगा, छोड़ो। एसोसिएट कंपनी क्या हो जाएगा? सब्सिडरी नहीं होगा, ये बात तो तय है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा, मैंने किसी एक कंपनी का दूसरे कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी। एंड कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स ए जॉइंट वेंचर कंपनी।
अच्छा, इसका हम लोग ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मारुति सुजुकी। सुजुकी कहाँ का है? जापान का। थैंक यू सर, पार्टिसिपेट कर। मारुति कहाँ का है? किसका नाम है मारुति? मारुति का नाम अनुमान नाम मारुति, मारुति नंदन बोले तो मारुति छेले ऐसा कुछ होगा, उनका भी मारुति है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, गाना नहीं आता जो भी हो। तो मारुति किसने बनाया? कौन किसके लीडरशिप में बनाया था जानते हो? इंदिरा गांधी का बड़ा बेटा संजय गांधी, उसी ने बनाया मारुति को, उसी की लीडरशिप में बना। मर गया। हाँ वो मर गया तो उसका अलग कंट्रोवर्सी है, उसमें नहीं बढ़ते हैं, लेकिन ठीक है मारुति को लाने वाला ठीक है वही है। उसने ये ड्रीम उसी ने देखा था कि भारत में हर किसी के पास 4 चक्का होगा। पहले वो टाई अप किया था वोक्सवैगन के साथ, जर्मन वाला। फिर इमरजेंसी लग गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, फिर वो इमरजेंसी, हाँ लगा दिया। हाँ वही, ठीक है। फिर वो इमरजेंसी लगने के बाद कांग्रेस का सत्ता गिर गया था। ये सत्ता गिरने के बाद वोक्सवैगन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया था, और टूटने के बाद फिर जनता दल का गवर्नमेंट बना था, ये बीजेपी का ओल्ड वर्जन। तो उस टाइम पे जनता दल के गवर्नमेंट के टाइम पे ही मारुति को बनाया गया, ठीक है। हर काम सोचते बोलोगे करते ही बीजेपी या फिर जनता दल वाले पार्टी है, आई डोंट नो, हिस्ट्री वही बताते हैं। अब जनता दल का जो भी था उस टाइम पे, वो पहले टोयोटा के साथ बात किया था, वोक्सवैगन के साथ डील कैंसिल हो गया था, ठीक है। फिर टोयोटा ना कर दिया, फिर सुजुकी हाँ किया, और तब से ये चल रहा है। और आज ठीक है, और सुजुकी मार्केट बनाना चाह रहा था और इंडिया में अच्छा मार्केट था, फिर सुजुकी और मारुति जॉइंट वेंचर किया, ठीक है। और फिर आज इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग कार है ना सर। तो मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर में है, कोई किसी का होल्डिंग नहीं है, कोई किसी का सब्सिडी नहीं, लेकिन ये क्या है फिर एसोसिएट है। हीरो के साथ होंडा का था, अभी टूट गया, अभी कोई एसोसिएशन इनके अंदर नहीं है। हीरो होंडा अच्छा चलता था, समझ गए सर। हाँ, काल में हाथ मत दो सर, मत हटाओ गाल, चिंता बढ़ता है। द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%। ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20%। मैंने जब एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस में एटलीस्ट 20% कंट्रोल रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंस, सॉरी एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर क्या बोलते हैं? ये लिख के रख सकते हो, 20% ऑफ एटलीस्ट कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वोटिंग पावर क्या होता है? जब भी कंपनी में कोई डिसीजन होगा तो उसमें कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा वो वोट देता है। टोटल वोटिंग परसेंटेज को अगर 100% किया जाए, ठीक है, उसमें से 20% वोट कम से कम एसोसिएट कंपनी का होगा। यहाँ पर होल्डिंग कहां से आ रहा है? यहाँ होल्डिंग का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। माने अगर मानो बी कंपनी पे ए कंपनी का, माने बी ए का एसोसिएट है, तो बी ए का एसोसिएट है, ये कैसे प्रूव होता है? अगर बी बी में कोई डिसीजन होता है जिसमें वोट होता है, और वोट का जो टोटल परसेंटेज होता है मानो 100%, उस 100% में 20% ए का कंट्रोलिंग है, तब जाके हम कहेंगे कि बी का एसोसिएट है A। और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। समझेंगे नहीं? क्लैरिटी मिला? एसोसिएट कंपनी क्या होता है? Expression of joint venture means a joint agreement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net asset of the, एक ही बात है तो jointly करते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी के बाद आप लोगों को मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है सर? सर इसके बारे में भी कंपनीज एक्ट में 143 में बोला गया, कंपनीज एक्ट में 143। इतना समझ लो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो चीज होते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं,
जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का नॉर्मली काम होता है, ऑडिटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो ऑडिटिंग करने का जो रूल्स रेगुलेशन है वो बनाता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। लेकिन कंपनीज एक्ट में इस चीज को सेक्शन 143 में पावर दिया गया है कि कंपनी में ऑडिट करना है। ठीक है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मीन द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडेंडम देयरटू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 143। माने कंपनी जो ऑडिट, कंपनी में जो ऑडिट होगा इसमें कंपनीज एक्ट में कहां लिखा, ये बात आपको समझ। हाँ पूछता है, क्यों नहीं, नहीं पूछेगा तो फिर बताते नहीं। सिर्फ एमसीक्यू का बात नहीं है, तुमको पूरा जानना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। जैसे ऑडिटिंग के बारे में इसको एक चैप्टर होता है, ऑडिटिंग इन कंपनीज एक्ट, ये चैप्टर होता है। तो आप बस इतना जानो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, पहले अभी डेफिनेशंस पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे ना। ऑडिट में क्या देखा जाता है, उसके लिए ऑडिट का क्लास चलता है मेरा, स्पेशली सीएसईएमए का ऑडिट का क्लास होता है, सीएसईए इंटर का। ठीक है, ऑडिट के क्लास में यही चीज पढ़ा जाता है। ऑडिट का बेसिकली काम होता है अकाउंट्स को चेक करना। क्या होता है? अकाउंट्स का चेकिंग। जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं ना, उस अकाउंट्स का चेकिंग करने के लिए ऑडिट होता है। और चेक करके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर होते हैं वो क्या करता है, सीएस और सीएमए भी एक ऑडिट करते हैं, उसको सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी करता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट करते हैं उसको कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। वो दोनों भी अलग चीजें, आगे आएगा सर। लेकिन जो नॉर्मल ऑडिट है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वाला ऑडिट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। और उस ऑडिट का मेन पर्पस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माने कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, ये प्रूव करना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो ऑडिटर है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, या फिर फार्म है जो ऑडिट करके बताता है, ठीक है, कि ये ट्रू है कि फेयर है, ये बताता है। फिर उस पर दुनिया भरोसा करता है। इवन जो मार्केट में पैसा लगाते हैं कंपनी पे, वो भी उसी के भरोसे लगाते हैं। बैंक जो लोन देते हैं उसी ऑडिट के अकाउंट के रिपोर्ट के हिसाब से देता है। वो हर चीज ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ऑडिट जो होगा वो किसके तहत होगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत। ये इसका इंपॉर्टेंस है, बात को समझो। मैंने लाखों लाखों करोड़ों का खेल डिपेंड कर जाता है एक छोटा सा एक्ट के ऊपर बेस करके। समझ में आ रहा है सर? अब चलो धीरे धीरे हम लोग और भी डेप्थ में जा रहे हैं। सर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, नॉमिनल कैपिटल क्या है? व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल एंड व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल एक ही बात होता है। माने एक कंपनी जितना पैसे के लिए बिजनेस करने के लिए आता है, वो उसका ऑथराइज कैपिटल होता है। मीन सच कैपिटल एज इट ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम माने वही एमओए ऑफ ए कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। माने एक कंपनी का शेयर कैपिटल मैक्सिमम जितना हो सकता है, एक कंपनी का शेयर कैपिटल मैक्सिमम जितना हो सकता है, वो उसका ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल बनता है। से फॉर एग्जाम्पल, किसको बिजनेस करने का शौक है जिंदगी में? हाथ उठाओ, सच में करके दिखाओगे ना? सीए बनो ना बनो, बिजनेस का वादा पूरा करना। ठीक है, सीए ऑब्वियसली बनना है, लेकिन देश में बिजनेसमैन बहुत चाहिए। ये देश का नीड है, चार्टर्ड नहीं चाहिए। नौकरी है। अरे बिजनेस रहेगा तब ना चार्टर्ड काम करेगा। तब ना सीएस को काम मिलेगा। ठीक है, आप बिजनेसमैन बनो, इन लोगों को चार्टर्ड रख लो। सीएस को रख लो। ठीक है, मानो कि तुमको बिजनेस करना है और तुमको 5 करोड़ का कैपिटल चाहिए, पूंजी, मूलधन। ठीक है, अब 5 करोड़ कहाँ से जुगाड़ करेंगे? वही पापा चाचा काका करके चल रहे हैं, देखो ना। ठीक है, अब अच्छा फैमिली है, सबके पास थोड़ा थोड़ा है, दे रहा है, कोई 10 लाख कोई 20 लाख करके दे रहा है, भाई बच्चा है, घर का बिजनेस करेगा, चल देते हैं। इनको बोलते हैं एंजल। क्या बोलते हैं? एंजल, एंजल, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, हाँ, जो आपके बिजनेस पे प्रॉफिट लगा पाने के लिए पैसा नहीं लगा रहा है। हाँ, आप प्रॉफिट दोगे तो वो लेगा, वो प्रॉफिट के लिए ही पैसा दे रहा है, स्टेक होल्डर ही है वो। लेकिन हो सकता है आपका डूब भी जाए, तो जो आंख बंद करके भरोसा करके आपको पैसे देते हैं उसको एंजल कहते हैं। वो आपका फाइनेंशियल नॉलेज, बिजनेस नॉलेज इतना चेक नहीं करता। ठीक है, तो 5 करोड़ की में से मानो 1-2 करोड़ आपको उनसे मिल गया, अभी 3 करोड़ का शॉर्टेज है। किसी भी तरह से दोस्त लोग कोई मिला, ठीक है, या फिर कोई और भी इसी तरह का कोई एंजल मिला, दे दिया। ठीक है, वेंचर कैपिटल बाद में। तो चलो मैं 5 करोड़ ही मान के चला कि आपके पास 5 करोड़ है।
अब ये 5 करोड़ आप अपने बिजनेस में कैश टू कैपिटल करके लगाया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इस 5 करोड़ जो आपके पास है इसको, अब आप लोग बचपन से एक चीज पढ़ते हो कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये कंपनी एक्ट में पढ़ा जाता है ना, फेस वैल्यू ₹10, किसी शेयर का फेस वैल्यू मिनिमम ₹10। सर ये कहां से आ गया? सर आसमान से टपका और खजूर पे लटका। सर ये ₹10 मनगढ़ंत नहीं है, ये एक मार्केट प्रैक्टिस है। 10 की जगह 5 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 10% शेयर। मतलब किसी भी चीज का एक शेयर का वैल्यू कितना रखे, मिनिमम 10 रखते हैं, ये बात है। नहीं 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हाँ हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। अब हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि कंपनी का शेयर का, एक शेयर का फेस वैल्यू 10% है, ये दाम रख लिया गया, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसलिए बोला आसमान से टपका खजूर पे लटका, सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड है। बात समझे कि नहीं? अब 5 करोड़ आपके पास टोटल कैपिटल है, और आप इस 5 करोड़ को 10% में डिस्ट्रीब्यूट करो। पर शेयर 10% है, तो 5 करोड़ को 10 से डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना होता है? ये 50 लाख क्या हो गया बोले तो? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, आपका बिजनेस का वैल्यूएशन 5 करोड़ है, और ये जो 50 लाख शेयर हुआ ना, ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल है। माने अभी आप मार्केट से जो पैसा रेज करोगे ना, इस ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के बेसिस से करोगे। माने मानो आपको अभी मार्केट से पैसा रेज करना है, तो ये ऑथराइज कैपिटल ही है, जितना आपके पास है उसी के बेसिस में आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो। नहीं, 50 लाख शेयर से ज्यादा नहीं कर सकते। ये कहां से मिला? वैल्यूएशन से मिला। जिस दिन आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा, आप अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि मैं अपना ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना चाहता हूँ। रोज रोज नहीं होता है, ये बिजनेस में ग्रोथ देखने से तभी होता है। पहले ये जो 5 करोड़ का है, उसमें तुमने 50 लाख का ऑथराइज कैपिटल डेवलप किया, इसके ऊपर बेस करके तुम अब वेंचर कैपिटल करके इस तरह से बिजनेस को बढ़ाओगे। शार्क टैंक देखते हो ना, उसमें इस तरह का चीज समझाया जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे तुम शेयर इशू करोगे, अब 50 लाख में से मानो 25 लाख इशू किए, 25 लाख बाद में करोगे। अब मानो 25 लाख में से मैं मानो इसके किसी के कंपनी में, इसके कंपनी में कुछ पैसा लगाया, मैं मानो कि 7 करोड़ दे दिया इसको, और मैं बोला कि बदले में मेरे को 10% चाहिए। तो 7 करोड़ के लिए अगर मैं 10% लेता हूँ, तो इसका बिजनेस में वैल्यूएशन बढ़ गया। जिसका वैल्यू टोटल 5 करोड़ था, अब 7 करोड़ का वैल्यू 10%, तो फिर 100% वैल्यू कितना होगा? इस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है। फिर वैल्यू बढ़ेगा, फिर वैल्यू बढ़ेगा तो बाद में ऑथराइज कैपिटल भी चेंज किया जा सकता है। बट मैं आपको इतना दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऑथराइज कैपिटल तक पहुंचते कैसे हैं। समझे कि नहीं? हाँ, तो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जो कंपनी अपने मेमोरेंडम में दिखाते हैं। इस सच कैपिटल इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है सर? हाँ, तो बेसिक अकाउंट्स भी है और साथ में लॉ भी। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड कौन होते हैं? इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो कलेक्टिव बॉडी होते हैं, उसमें बहुत सारे, एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर होता है। वो सब डायरेक्टर के ऊपर अलग डिटेल्स में होगा, बट बेसिकली इतना मानो जो डायरेक्टर का बोर्ड होते हैं उनको हम लोग कंबाइनली बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन किसको बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन किसको बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेशन क्या होता है? सर कंपनी को ही बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। कंपनी को ही बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। देखो क्या लिखता है, इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुआ है माने रजिस्टर्ड हुआ है। जैसे मानो जो इंडिया में रजिस्टर्ड होगा उसको इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब इसमें मैं एक्चुअली ये सिखाऊंगा आपको एक कंपनी बनता कैसे, कंपनी बनाने का पूरा तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, ये चीज इसमें पढ़ा जाएगा। सीएस में एक सब्जेक्ट होता है ना तुम लोग का, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तुम लोगों का ये कंपनी लॉ का ही पार्ट है। सीएस में एक अलग से टॉपिक होता है, कंपनी बनाने का तरीका बताते हैं, उसमें भी यही टॉपिक है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देट, मैंने कैसे कंपनी बनेगा उसका पूरा प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपको किस काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए नहीं चाहिए वो भी अलग से जानना है, बट इसमें मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को नेक्स्ट दिन बताऊँ। लेकिन
अब बात को पहले तो ये समझो कि कॉर्पोरेशन बोलता किसको, इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक बड़ा कोऑपरेटिव का नाम बता सकते हो? थैंक यू। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बट ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई कंपनी अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, तो फिर हम उसे इनकॉर्पोरेट या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकते। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट व्हिच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड इन दिस बिहार। तीन सिंपल बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो गया? नॉर्मली कंपनी। इवन जो कंपनी इंडिया के बाहर भी रजिस्टर्ड होता है उससे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पर ये बात क्यों बोला? जब कंपनी का डेफिनेशन आता है तो उसमें कहते हैं कि जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुए वो कंपनी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कंपनी का जो डेफिनेशन है उसमें कहा जाता है कि जो इंडिया के बाहर, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वही कंपनी है इंडिया, उसी को इंडिया में कंपनी कहा जाता है। लेकिन जब बॉडी कॉर्पोरेट का बात आता है, अच्छा एक चीज और, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी एक्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अगर आप लोगों से कोई एलएलपी एक्ट पहले पढ़े हो मेरे पास, उनको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो कंपनी नहीं है, बट एलएलपी में भी जो बिजनेस बनता है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। सर बॉडी कॉर्पोरेट होने का क्या फायदा? सर इतना समझो कि बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब होता है कि एक्ट के थ्रू से किसी में जान फूंक दिया गया। नहीं समझे? ये देखो अभी सुन नहीं रहा है। जान फूंक दिया गया, जान माने, जान समझते हो ना, मैंने आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया गया। पर्सन तो वो है नहीं, बट आर्टिफिशियली बन गया। अब उसके नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उस पर्टिकुलर रूल के कारण वो जमीन खरीद सकता है, मार्केट से पैसा रेज कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, मतलब वो हर काम कर सकते हैं जो एक इंसान भी कर सकता है। इस चीज को बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। समझे कि नहीं? हाँ वही बात है। हाँ वही बात हुआ, इसीलिए उसको बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए, बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई नहीं होगा ना, तो वो इस तरह से, जैसे मानो ये जो फॉरेन, ये जो मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं कंपनी में पैसा डालते हैं, या फिर कोई जाते हैं मानो एंजल के थ्रू से पैसा रेज करने जाते हैं, अगर उसका बॉडी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर नहीं है ना, उसके पास ये परमिशन नहीं आएगा। कोई सोल प्रॉपर्टर ऐसे जा नहीं सकता किसी से पैसा मांगने। हाँ तभी जाके हो सकता है, अदरवाइज, क्योंकि कंपनी, क्योंकि इसके पीछे कारण है, आगे आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो समझोगे तो समझ पाओगे कि बॉडी कॉर्पोरेट होना कितना जरूरी होता है। अच्छा बुक एंड पेपर है, बुक और पेपर, बुक माने बेसिकली किस चीज को बुक बोलते हैं? बुक माने आपका किताब नहीं, बिजनेस में बुक का मतलब है अकाउंट्स। इंक्लूड बुक ऑफ अकाउंट, डीड्स, डीड्स, वाउचर्स, वाउचर्स माने सेल वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, वो सारा चीज बुक्स में आता है। ऑडिट करने जाते हैं ना, ये सब वैसे बोलते बुक्स दिखा दो इनको। तो बुक्स जब भी बोलेगा क्या समझना है? अकाउंट समझना है। डीड माने कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, मिनट्स क्या होता है? वेरी गुड सर, मीटिंग के बाद जो लिख के रखते हैं, मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ है, हाँ शॉर्ट में लिखना पड़ता है मिनट्स। वो बाद में जो मीटिंग अटेंड नहीं किया वो मिनट्स पढ़ के समझ सकता है कि मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है। तो एनजीओ में हो, इसलिए वहां पर मिनट्स लिखा जाता है। वेरी गुड सर। एंड रजिस्टर्ड मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसे बुक एंड पेपर कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ, जैसे आप लोग अकाउंट्स बनाते हो, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय कंपनी, ठीक है, एंड मैटर्स इन रिलेशन टू व्हिच द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑल सेल्स परचेज एंड गुड्स एंड सर्विस बाय द कंपनी, asset liabilities of the company, items of cost as may be prescribed under section 148 in case of a company। माने वो हर चीज को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बोल सकते हैं जो अकाउंट रिलेटेड बात है। सर एक कॉन्सेप्ट है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस क्या होता है? जिसका कोई ब्रांच होता है। अब ब्रांच ऑफिस को भी देखो कंपनी एक्ट डिफाइन करते हैं, इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस एनी एस्टैब्लिशमेंट डिस्क्राइबिंग सच बाय द कंपनी। सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया कॉल्ड अप कैपिटल। अभी हम लोग ऑथराइज कैपिटल पढ़ रहे थे, ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल तो पढ़े, अब इस पे कॉल्ड अप कैपिटल दे रही। सर व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल?
वेरी गुड सर। माने जैसे अभी हम लोग 50 लाख शेयर देख रहे थे, वेरी गुड। मेरा ऑथराइज कितना था? 50 लाख। अगर मानो ऑथराइज में से मैंने 25 लाख इशू किया, क्या किया? इशू किया। इशू में से जितना कॉल किया गया, इशू तो पूरा हो गया, लेकिन मानो पूरा भी कंपनी मांग नहीं रहा है, कॉल माने मांगना, ठीक है। 25 लाख में से मानो 12.5 लाख अभी कॉल किया गया। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो लोग क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स पढ़ के आए हो उनको पता है क्या करते थे कंपनी अकाउंट्स में। सबसे पहले जब कंपनी शेयर इशू करते थे एप्लीकेशन में नहीं लेते थे, फिर अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, फिर सेकंड कॉल अगर है तो सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल, सेकंड या फाइनल कॉल, याद है ना? हाँ, उसी चीज को कॉल बोलते हैं। तो कंपनी मांग रहा है, तो कंपनी ने जितना मांगा दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप। शेयर का वैसे डिस्ट्रीब्यूट करके मांगा ना, 2 2 3। हाँ, जो भी कंपनी का फेस वैल्यू होगा उसके ऊपर कॉल करते हैं। 10 को जैसे मैंने एप्लीकेशन में 2 टका मांग लिया, अलॉटमेंट में 2 टका मांग लिया, फर्स्ट कॉल में 3 टका मांग लिया, बाकी जो है फाइनल कॉल में मांग लिया। अब मानो कि कंपनी को टोटल आपको देना है, मानो मिनिमम 1 लाख देना है, ठीक है। अब 1 लाख जितना शेयर का दाम है, 10,000 शेयर, मानो 10,000 शेयर, अब 10 टका करके आप दोगे, ठीक है। 10 टका को आपको धीरे धीरे, 10,000 शेयर है आप ले रहे हो कंपनी का, 10 टका शेयर है, 10 टका का 2 टका एप्लीकेशन में ले लेगा, 2 टका अलॉटमेंट में ले लेगा, 3 टका फर्स्ट कॉल में ले लेगा, और बाकी पैसा फाइनल में ले लेगा। तो पार्ट बाय पार्ट आप पेमेंट करो। टोटल कितना पेमेंट कर दोगे? 1 2 3 4 5, 1 लाख टका। 1 लाख के बदले कितना मिला आपको? 10,000 शेयर में। अगर कोई पैसा बाकी रहेगा तो उसको पार्टली पेड अप शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टली पेड शेयर। पूरा पेमेंट किया नहीं है, पार्टली पेड शेयर। हाँ, वो फॉरफिट भी होता है, वो फॉरफीचर्स। देखा सब कैसे? दिमाग खराब कर दिया। दिमाग खराब कभी नहीं होता है अगर चीजों को समझ के पढ़ा जाए। समझते समझाता कहाँ है लोग? समझाता कहाँ है? चीजों को समझा दो, बच्चा और इंटरेस्ट से पढ़ेगा। रटाता है, अरे बैंक एप्लीकेशन को डेबिट करो रे, शेयर, यही कर देता। क्यों डेबिट कर रहे हैं भाई? बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक मेरा एसेट है इसलिए डेबिट करते हैं। कभी बताता? यही तो मैं बोल रहा हूँ सर। कास्ट टीचर बता देता तो फिर आज इंडिया यूएस बन जाता। इंडिया का फाइनेंशियल नॉलेज इतना हाई क्यों है यूएस का? क्योंकि उनको नॉलेज है, सच में नॉलेज है। हम लोग को नॉलेज है नहीं, हम लोग वही चीज पढ़ते हैं लेकिन कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, 2 स्टूडेंट का है क्या? 2 स्टूडेंट का नहीं है, 2 स्टूडेंट को बनाने वाले। बताता क्यों नहीं? बताने के लिए तो टीचर बनाया जाता है। अच्छा, दोस्त उसका भी बड़ा है, किसका? गवर्नमेंट का। किसको टीचर बना रहे हो? किसको टीचर बना रहे हो? मतलब रिक्रूटमेंट करने के टाइम पे क्या तुम देख क्या रहे हो उसके अंदर? टीचिंग एबिलिटी है नहीं, डॉक्टर का एबिलिटी नहीं है, डॉक्टर बना दोगे? समझ रहे हो सर? वही प्रॉब्लम है। लेकिन टीचिंग में क्या है ना, किसी का जान को लेके नहीं है ना, किसी को भी डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है? टीचिंग एक ऐसा चीज है, उससे हर चीज बनाया जाता है। तुम चाहो तो सोसाइटी को बर्बाद भी कर सकते हो, तुम चाहे तो सोसाइटी को बना भी सकते हो। इसलिए टीचर क्या होता है? समझ का बेस होता है, बेस। जहां जहां समाज बना नहीं, मानो समझ समझ लेना, सिंपल एक नॉलेज देता हूँ। जो जहां जिस सोसाइटी में जाके देखोगे कि लोग मूर्ख है, लोग पागलपंती कर रहा है, मतलब समझ लेना कि यहाँ का टीचर गड़बड़ है। जहाँ का टीचर ठीक होगा वहां समाज भी बन जाएगा। देखो, चार्ज सर, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है सर? चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडर, और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मॉर्गेज। सर ये भी एक, इसके ऊपर भी एक चैप्टर पढ़ा है, चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिलहाल इतना समझ लो चार्ज का मतलब क्या है। हम लोग बैंक में कई बार लोन लेने जाते हैं, हाँ। तो जब बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक हमें क्या बोलता है कि लोन तो दे देंगे पर आपको कुछ रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा।
सिक्योरिटी, उसके बदले मैंने मानो कि जमीन का पेपर लेके आओ, आपको 10 लाख चाहिए तो सिमिलर अमाउंट वैल्यूएशन का जमीन का पेपर लेके आओ, आपको 10 लाख का लोन दे देंगे। जमीन का वैल्यूएशन अगर मानो 15 लाख है, 10 लाख का लोन इजीली मिल जाएगा। 10 लाख का वैल्यूएशन पे 10 लाख का लोन नहीं मिलता है। मानो आपका जमीन का वैल्यू 10 लाख है, आप बोलोगे मेरे को 10 लाख का लोन दे दो, ऐसा नहीं होता। 75% मिलता है, 85% मिलता है, डिपेंड करता है, पूरा नहीं मिलेगा। अगर वैल्यूएशन जमीन का 10 लाख है तो मे बी 7.5 लाख का लोन मिलेगा या 8.5 लाख का लोन मिलेगा, काइंड ऑफ दैट। सर यहाँ पर तो फिर ये क्या वही वाला चार्ज है, कॉन्सेप्ट वही है पर खेल थोड़ा अलग है। जब हम लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, मानो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, मानो कि मैं कंपनी में लोन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, लोन, डिवेंचर होल्ड कर रहा हूँ। डिवेंचर होल्डर क्या होता है, डिवेंचर, ये भी बचपन में नाम सुने होंगे, डिवेंचर डिवेंचर चिल्लाया बहुत है। डिवेंचर बेसिकली कंपनी जैसे शेयर इशू करता है, वैसे कंपनी डिवेंचर भी इशू करता है। डिवेंचर क्या होता है, कंपनी के लिए लोन होता है। हाँ, माने कंपनी इशू कर रहा है डिवेंचर को, तो बदले में जो उसको दे रहा है वो लोन दे रहा है। जैसे मानो सोमू का कंपनी है, सोमू का कंपनी शेयर इशू ना करके सोमू का कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है, और मैं सोमू के कंपनी में डिवेंचर खरीदने चला जा, तो मैं एक्चुअली सोमू को क्या कर रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ। अब जो 1 लाख में शेयर में दे रहा था, वो 1 लाख अगर मैं सोमू को लोन दे दूं तो खेल कैरेक्टर बदल गया। अब इसमें शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि लोन में शेयर नहीं होता। जैसे अगर मैं सोमू को 1 लाख देता हूं तो ये इसके बदले मेरे को सोमू के बिजनेस से कोई शेयर होल्डिंग नहीं मिलेगा। उल्टा मैं सोमू को बोलूंगा भाई 1 लाख तो तुमको मैं दूंगा, लेकिन बदले में, तो सोमू बोलता है हाँ सर ऐसे थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ, चलो बैंक आपको कितना दे रहा है, 7.5% दे रहा है ना, चलो आप मेरे को दो, मैं आपको 10% देता हूँ, सूद इंटरेस्ट। लेकिन मेरे को और एक चिंता है, 10% से मैं खुश नहीं हुआ, इन्फ्लेशन का चिंता नहीं है। इन्फ्लेशन ठीक है, चलो 10% तुम दे रहे हो, इन्फ्लेशन को बीट हो जाएगा, 2-2.5% एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तभी तो दे रहे हो। प्राइवेट कंपनी को लोन दूंगा तो मेरे को, मैं कौन हूं, मैं इन्वेस्टर, वो कौन है, डिवेंचर इशुअर, उसको बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, सिंपल बात है। अब यहां पर खेल क्या होगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है मैं तुमको पैसा तो दूंगा, तुम मेरे को 10% एनुअल इंटरेस्ट भी देना, लेकिन मेरे को एक चिंता है, सिक्योरिटी का चिंता है। भाई आप तो सरकार नहीं हो, सरकार गारंटी देता है पेमेंट करने का, बट आप तो प्राइवेट कंपनी हो, कल अगर आपका बिजनेस डूब जाए, कल अगर आपका बिजनेस डूब जाए तो मेरा 1 लाख का क्या होगा, नहीं होगा। उसी के लिए चार्ज क्रिएट होता है। तो वो क्या करेगा, जैसे मानो उसके बिजनेस पे कोई, से फॉर एग्जांपल ये एसी उसके बिजनेस पे लगा हुआ है, मान के चलते ये एसी का दाम है 1 लाख, तो कल अगर उसका बिजनेस डूबता है तो मेरे नाम पे चार्ज क्रिएट करके रखा है कि भाई मिस्टर प्रलय सर ने हमको 1 लाख दिया था लोन के तौर पे, मैं उनके नाम पे चार्ज क्रिएट करके रखता हूँ। जब कभी बिजनेस बंद हो जाएगा तो उस टाइम पे कंपनी अपना एसेट सेल करेगा, एसेट सेल करके कंपनी का जो भी एसेट चार्ज क्रिएट किया हुआ है, जिनका नाम पे क्रिएट किया हुआ है, उनको वो एसेट बेच के पैसा वापस किया जाएगा। समझे कि नहीं, थोड़ा उल्टा खेल है, बैंक भी जैसे मॉर्गेज रखते वैसा ही हुआ, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हुआ और कुछ नहीं। हाँ, बैंक अभी बैंक है, हाँ, पब्लिक अभी बैंक हो। बात समझ में, दिस इज कॉल्ड चार्ज। ऐसे बहुत एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता है, कंपनी डिवेंचर इशू करते हैं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, मेरे को दिखाने का बड़ा आदत है। शेयर जैसे दिखाते हैं ऐसे बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। बॉन्ड डिवेंचर एक ही चीज होता है, टाइप ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कॉन्सेप्ट एक है। ये देखो, चोलामंडलम फाइनेंस, क्रेडिट टैक, हडको, एनएचआईटी, बहुत सारे हैं, लंबा लिस्ट है, उतना छोड़ो। क्या दे रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, कितना कूपन है, 7.5, 7.9, 9.60। व्हाट इज कूपन, इंटरेस्ट, कूपन माने इंटरेस्ट। फेस वैल्यू है, किसी का 1000 है, किसी का 400 है, किसी का 5000 है।
सर ये बेसिकली हम उनको पैसा देंगे। अगर आपको इसका बिजनेस को पता है, इसमें सरकारी भी है प्राइवेट भी है, नाबार्ड गवर्नमेंट है, हार्डको गवर्नमेंट है, NHAI गवर्नमेंट है, REC LTD रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट है, NHAI नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, हार्डको हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कंपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, सारा नाम मुझे याद नहीं है, जितना पता है बोल दिया। ठीक है, अब इतना कंपनी है कितना याद करें। ठीक है, कोशिश करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते जितना आदत हो जाता है बोल देता हूँ। अब ये कंपनी का शेयर है, इतना फेस वैल्यू है, ये ट्रेड भी होता है, ट्रेड के चक्कर में भी नहीं पड़ रहा है। अब ये देखो कि आपको मिनिमम मान के चलो 1-2 लाख इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। इसका देखो क्रेडिट रेटिंग है, जिसका क्रेडिट रेटिंग जितना हाई होता है, जिसका क्रेडिट रेटिंग जितना हाई होता है, उसके बिजनेस का डूबने का चांसेस उतना कम है। या फिर आप ऐसे सोचो कि ये अपना पैसा वापस करेगा, माने मेरा पैसा वापस करेगा, उसका चांसेस इज वेरी हाई। रेटिंग अगर ट्रिपल ए है माने बहुत अच्छा, रेटिंग डबल ए है माने मोटा मोटी अच्छा, डबल ए प्लस है थोड़ा उससे अच्छा, अगर ए नेगेटिव है या बी है, एक लड़का है उसको बोलो कि थोड़ा बैठने के लिए। हाँ हाँ ऐसे বসতে পারো তুমি, ক্লাস হচ্ছে ক্লাসের পর কথা বলছি, একটু ভালো করে লাগিয়ে দেবে, হ্যাঁ বসো। तो जिसका क्रेडिट रेटिंग जितना हाई होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे, ये भी टॉपिक है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम ये होता है, ये एजेंसी होता है, क्रिसिल केयर ऐसे बहुत सारी एजेंसी है, इनका काम होता है, हाँ नहीं प्राइवेट होता है, ये एकदम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और ये हाँ हाँ ऑब्वियसली कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज है। इनका काम होता है कि कंपनी अपना जिससे पैसा ले रहा है ना, इसका बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है। क्रेडिट वर्दीनेस माने कि जैसे मानो कोई कंपनी किसी से पैसा लिया, तो पैसा लेने के बाद ऐसे नहीं कि वो कंपनी पैसा लेके भाग जाएगा, नहीं, वो पैसा वापस कर सकता है, नहीं, वो ताकत चेक करता है। जैसे नॉर्मल लोन हम लोग बैंक में लेने जाते हैं तो हम लोग का सिबिल स्कोर चेक होता है ना, जानते हो सिबिल स्कोर? आपको अगर बैंक में लोन लेना है ना, तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा। 300 से लेके 900 का स्कोर होता है, 900 किसी का नॉर्मली होता नहीं है, 700 750 मैंने अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, 700 750 800 इज वेरी गुड, मेरा 800 प्लस है। फर्स्ट टाइम लोन लेंगे तो कोई रेटिंग नहीं है, उसमें आपका इनकम का मैंने फ्लो देखा जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन से तो बहुत जल्दी मिल जाता है, बिजनेसमैन के लिए थोड़ा प्रूव करना चक्कर का मैटर होता है। ठीक है, सो व्हाट इज द पॉइंट सर, ये हो गया डिवेंचर। ठीक है, अब आपको मैं चार्ज बता रहा था, अब इनको मैं पैसा तो दूंगा, 9% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इट्स ओके, बट बाद में जब कंपनी अगर लूट जाए तो मेरा भी तो लुटिया गोल हो जाएगा। कंपनी का सिर्फ गोल होने से नहीं होगा, मेरा भी तो गोल हो जाएगा। तो फिर अगर वो चार्ज क्रिएट करता है, अगर उसके एसेट मेरे नाम पे चार्ज क्रिएट करके रखा है, तो फिर उसको सिक्योर्ड बोल देंगे, तो वो सिक्योर्ड हो गया मेरे लिए। वो क्या हो गया? सिक्योर्ड हो गया मेरे लिए। समझ में आ रहा है सर? तो दिस इज कॉल्ड चार्ज, इसके ऊपर अलग चैप्टर है, बताऊंगा सर आगे, अभी जितना बता दिया इस पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? कंपनीज एक्ट बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। कंपनीज एक्ट में चार्टर्ड के बारे में नहीं बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में चार्टर्ड के बारे में बोला। एक्चुअली कंपनीज एक्ट आने से पहले तो चार्टर्ड एक्ट आ गया था, कंपनीज एक्ट तो 1956 में आया, ये तो 1949 में आया। सिमिलरली आगे CW और CS भी है रे बाबा, चिंता का विषय नहीं है। हाँ कंपनी, हाँ उससे पहले था, पर वो तो बिफोर ब्रिटिश एरा। आप जो बोल रहे हो मैं सारा ब्रिटिश एरा के बाद का बात कर, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले भी था, वो तब ब्रिटिश चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडियन चार्टर्ड को इंडिया को संभालता था, जो आज के नाम पे ACCA के नाम पे कहला जाता है। हाँ ले लो सर, छोड़ देंगे सर 5 मिनट। CEO कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मींस एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट। CFO कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा ये जो CEO CFO होते हैं ना, इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 एंड 203 व्हिच डील्स विद द डेफिनेशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, KMPs भी कहते हैं, माने CEO CFO KMP को भी अपॉइंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये लोग कंपनी में KMP बन जाता है, की मैनेजरियल पर्सनल। पर्सनल माने जो काम करते हैं उसको पर्सनल बोलते हैं, पर्सनल माने एम्प्लॉय, पर्सोनल नहीं, पर्सोनल, पर्सोनल, पर्सनल माने पर्सनल माने व्यक्तिगत,
ठीक है, और ये पर्सोनेल, ठीक है, पर्सनल माने एम्प्लॉय। आप लोग, वही तो मैं बोला, एम्प्लॉय। दैट इज एक पढ़ाई होता है एमबीए में, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर। ये जो एचआर होता है ना, ये इसको और एक नाम है इसका, पर्सनल मैनेजमेंट। बहुत लोग जानते नहीं हैं। हाँ, एक ही बात है, एचआर मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट एक ही चीज होता है, ठीक है। एचआर वर्ड ज्यादा चलता है, लेकिन पर्सनल भी चलता है। जो भी हो, हमें वो नहीं चाहिए, हमें बस इतना समझना था कि की मैनेजरियल पर्सनल का मतलब क्या है। की मैनेजरियल पर्सनल में कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का सीएस, स्पेशली बहुत ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट, ये कंपनी का पूरा एकदम केएमपी कहा जाता है, और इन्हीं के ऊपर कंपनी का पूरा, यही धरता करता विधाता की तरह काम करते हैं। कंपनी का अच्छा बुरा भला सब इन्हीं पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो सर? क्योंकि सारा का सारा रूल्स रेगुलेशंस अकाउंट्स फाइनेंस सब किसके पास है? सीएस या सीएमए के पास है। अब कंपनी में कोई भी काम करे, चाहे वो एमकॉम करके आए, एमबीए करके आए, बीटेक करके आए, वो काम करेगा, लेकिन लीगल अथॉरिटी किसी के पास नहीं। सब किसके पास है? चार्टर्ड के पास है, सीएस के पास है, सीएमए के पास है, बस। इसलिए रतन टाटा अपने एक वर्ड में कहते हैं, वी नीड एमबीएस टू रन द बिजनेस, बट वी नीड सीए टू टीच देम। सबका जरूरत है सर, एमबीए का भी जरूरत है, क्योंकि बिजनेस को फ्रंट लेवल में वही चलाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी का कोर एरिया सीए बैठे नहीं रहेगा ना, तो एमबीए भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो सबका अपना अपना जगह है, कोई किसी से कम नहीं, मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझा करो। कंपनी कौन है? अब इतना देर बाद देखो, इसको हम लोग बोलते हैं 7 कांड रामायण पढ़ लिया, अब पूछ रहे कि राम सीता का कौन लगता है। माने कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, अब बोल रहे कि भाई कंपनी क्या है, पहले बताना चाहिए था। देखो गलती किसका है? मेरा है। बताया तो मेरे को चाहिए, तो मैं तो नहीं बता। क्या था पढ़ा, लेकिन मैं जैसा था वैसा पढ़ाते गया। कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। मैंने जो कंपनी, अब ये जो अपना रवि अभी बता रहा था, ठीक है, यही बात को रवि अभी बता रहा था, कोइंसिडेंस है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट माने कंपनीज एक्ट 2013, या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, माने 1956 या उससे पहले। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1973, तो उस टाइम पे 1956 एक्ट चल रहा था। टाटा स्टील लिमिटेड 1907 में बना, ठीक है, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी। टीसीएस भी बहुत पुराना है, टीसीएस भी बहुत पुराना है। अभी आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज कर रहे हैं, बहुत लोग दिक्कत कर रहे हैं। देखो, तो 1907 में लिमिटेड कॉर्पोरेट इन ईयर, इन्फोसिस लिमिटेड 1981 में बना। तो कभी 1956 एक्ट चल रहा था, कभी 1907 वाला एक्ट चल रहा था। तो उस टाइम का एक्ट भी, जो कंपनी बना है वो आज भी कंपनी है। समझ में आ रहा है सर? तो कंपनी क्या चीज? कंपनी मैंने सिर्फ आज के एक्ट में बनेगा वो भी कंपनी, जो सिमिलर काइंड ऑफ लॉ जो इंडिया में चलता था उस टाइम पे भी जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है वो भी कंपनी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अब धीरे धीरे हम लोग को, आप लोगों को लगेगा हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दो वर्ड थोड़ा सुन के जाओ, नेक्स्ट दिन इसी से स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स, कॉन्सेप्ट इज क्या है, यही यही कंपनी लॉ का सार है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को पहले समझो, सिंपल बात करते हैं, नेक्स्ट दिन और डिटेल्स में बोलेंगे। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि जैसे मानो कि अगर मैं किसी कंपनी में, जैसे मींस ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। मतलब मैं आपको एक भी एग्जांपल दिखा रहा था कि आपके पास 10,000 शेयर है, 10 टका फेस वैल्यू है, 1 लाख टका आप कंपनी पे लगा रहे हो, और इसका फेस वैल्यू का टका 10 टका को मैंने पार्ट किया था, एप्लीकेशन में 2 टका, अलॉटमेंट में 3 टका, एग्जाम्पल ले रहे, कॉल मनी में 3 टका। मानो कि ये 5 टका दिया और 5 टका बाकी है, तो 10,000 का 5 टका दिए, मैंने 10,000 का 5 मैंने 50,000 तुमने कंपनी को पे किया, लेकिन 50,000 अभी तुमने कंपनी को पे नहीं किया। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जब कंपनी को जरूरत पड़ेगा, सपोज कंपनी का मार्केट में लोन है और शेयर होल्डर का पैसा बाकी है, तो कंपनी मानो बहुत ज्यादा लोन ले लिया, मानो कंपनी का मार्केट में लोन है
5 करोड़ का, और शेयर होल्डर का बाकी है 3 करोड़ का, ओवरऑल बता रहा हूं। तो शेयर होल्डर का जितना पैसा बाकी है, शेयर होल्डर उतना ही पैसा कंपनी को देगा, एक्स्ट्रा 2 करोड़ कंपनी जाने। मैंने शेयर होल्डर जितने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया है शेयर पाने के टाइम पे, 1 पैसा ज्यादा शेयर होल्डर नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे मानो अगर मैं सोमू के बिजनेस में पैसा लगाया था, मैंने 50,000 सोमू को दिया, अभी भी 50,000 मैंने नहीं दिया, सोमू बस इतना ही मेरे से मांग सकता है। मैंने सोमू नहीं, सोमू का कंपनी सोमू लिमिटेड, तो सोमू लिमिटेड सिर्फ मेरे से 50,000 ही मांग सकता है, 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता। अगर तुम्हारा कंपनी वो मेरा भी है, बट तुम प्रोमोटर हो, तुम्हारा ही ज्यादा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। अगर तुम्हारा कंपनी 5 करोड़ लोन लेके बैठा है और तुमको शेयर होल्डर से सिर्फ 3 करोड़ मिलेगा, जिसमें मेरा 50,000 का है, तो मैं 50,000 दूंगा, मैंने इसका 50,000 है, इस तरह से सबका मिला के 3 करोड़ ही तुमको मिलेगा। बाकी 3 करोड़ तुम कंपनी का एसेट बेच के पे करो, हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों के पर्सनल एसेट पे हाथ लगाने का साहस भी मत करना। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स। समझ में आ गया? गारंटी क्या है? व्हाट इज लिमिटेड बाय गारंटी? लिमिटेड बाय गारंटी इसको बोलते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप के टाइम पे, जब कंपनी बंद होता हो, माने मानो सोमू का बिजनेस 2 मिनट के लिए थोड़ा नेगेटिव है, इसका मानो बिजनेस बंद हो जाओगा, ऐसे हालत में कंपनी का कुछ पैसे का जरूरत है। अब बंद ऐसे नहीं होता, कंपनी खोलना आसान होता है, बंद करना आसान नहीं है। डिसोल्यूशन इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा लेके रखे हो भाई, ठीक है। और कई कंपनी बिजनेस बंद करने के लिए कोई नहीं खोलता, जब हालत खराब होता है तभी बंद करना पड़ता है, जिसको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। अब जब कंपनी लिक्विडेट होता है, उस टाइम पे मानो कुछ शेयर होल्डर ने बोला था कि हम कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा देंगे जितना कंपनी का बाकी रहेगा। तो जो भी शेयर होल्डर कंपनी को वो गारंटी देते हैं, या फिर ऐसी कंपनी जिसका शेयर होल्डर ये गारंटी लेता है, उस कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। Means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up. wound up माने बंद होना, liquidate माने बंद होना, एक ही नाम का अलग अलग भाषा है। बंद होने के टाइम पे जो भी कंपनी का शेयर होल्डर ये वादा करता है कि ठीक है आप बंद करो, जो भी लाइबिलिटी है हम देख लेंगे, इस तरह का कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी बोलते हैं। इसका मतलब लिमिटेड बाय शेयर से भी लिमिटेड बाय गारंटी और भी ज्यादा सिक्योर वाला बात होती है, माने कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा हो, क्योंकि गारंटी वाले कंपनी पे कोई भी बैंक लोन देता है। लिमिटेड बाय शेयर्स भी अच्छा है, बट लिमिटेड बाय गारंटी और उससे भी अच्छा है। समझ में आ गया? कभी नहीं भूलोगे ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंपनीज एक्ट के लिए। गर्म हो गए? मैं भी। बाकी चर्चा नेक्स्ट वीक करते हैं। एक काम करना सर, मैं ना ये डेफिनेशंस वाला शेयर होल्डर का ये सारा नोट्स शेयर करूंगा। ऐप डेवलप हो रहा है, ऑलमोस्ट हो जाएगा। उस ऐप के अंदर आप लोगों को सारा वीडियोस, बैकअप क्लासेस एज वेल एज नोट्स मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके क्लास भी देख लेना, डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, वो ऐप के ही मिल जाएगा। और ऐप का एक शॉर्ट कीज को अपने फोन के अंदर डाल देना, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। शॉर्टकट्स, ऐप हो जाएगा वो, वेबसाइट ही ऐप बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ऑलरेडी एक मैं करके दिखाया, मतलब एक जन को दिया शेयर मार्केट लेवल, अच्छा चल रहा है, मैं बड़ा खुश हो गया, ठीक है। तो कुछ ही दिन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट दिन पढ़ के आना सर, पूछूंगा। कल अकाउंट्स का क्लास है 3:30 को मेरा, मैम का क्या है देख लेंगे। गारंटी तो देना है सर, मेरे साथ आके खेल लेना। ए, आज ऑनलाइन वाले को पूछा ही नहीं, अभिजीत, विक्रम, सोनिका, नील, हाँ सर। प्रिया, सनम, यस सर। हो जाएगा अच्छे, हो जाएगा अच्छे। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आज इतने ही रखते हैं, घर पे पढ़ लो, नोट्स नहीं है तो मेरे से ले लो, ठीक है, पर पढ़ना सर। ठीक है सर, बाय। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू। স্যার বলছি ভর্তি হলে বই কবে দেয়, কদিনের মধ্যে দেয়? भर्ती आवर पर बोई, ए सीएमए का बुक्स कितना दिन बाद आता है रे? 1 महीना आ जाए, 15-20 दिन लगे, 15-20 दिन लगे। আচ্ছা ঠিক আছে। 15-20 दिन लगे। কি কিনতে হয়? না কিনতে হয় না, ওরা পাঠায় তো, কিনতে হয় না, পাঠিয়ে ঠিক দেবে আছে ওরা। স্যার। হ্যাঁ।
3 महीने पहले किया 2 महीने 3 महीने अरे साला बैंक पे आएगा लेकिन बुका का एप्पल की जून में नहीं सर थैंक यू सर। कल आ जाना ऑफलाइन, जिसका जो भी है, जिसका जो भी है। हाँ कल अकाउंट्स है तो आलसी मत बनो सर। कितना बजे होगा